तो भाई आज जो है हमने पढ़ना है इंटीग्रेशन। यकीन मानो इंटीग्रेशन मैंने आपके लिए आज इतना आसान कर देनी है कि अगर आपको ज़ीरो इंटीग्रेशन आती है ना, ज़ीरो इंटीग्रेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो भी कोई मसला नहीं है। आप आज की वीडियो देखने के बाद इंटीग्रेशन में हो जाओगे हीरो। यानी आपको इंटीग्रेशन कहाँ यूज़ होती है, रियल वर्ल्ड में, ये भी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, और इंटीग्रेशन करते कैसे हैं ये भी बात समझ में आ जाएगी। कंप्लीट इंटीग्रेशन आज की वीडियो में आपको आ जाएगी। कंप्लीट इंटीग्रेशन जस्ट आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच करना है ताकि आप इंटीग्रेशन सीख सको और इंटीग्रेशन को समझ सको। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ये वीडियो यकीन मानो यूट्यूब की हिस्ट्री की इंटीग्रेशन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो बनेगी। क्यों? क्योंकि इसमें मैं ज़ीरो से शुरू करूंगा और कंप्लीट इंटीग्रेशन इस एक वीडियो में कराऊंगा। किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने वाले हो वहां पर ये इंटीग्रेशन आपको मदद करेगी, क्योंकि ये ई कैट के लिए मैं लेक्चर कर रहा हूं। क्लास 12 में हो एक बार इसे ज़रूर देख लेना, क्योंकि अक्सर हमारे पास इंटीग्रेशन डायरेक्ट शुरू करा दी जाती है, कभी भी इस तरह से नहीं समझाया जाता। इस वजह से बच्चों को कभी इंटीग्रेशन समझ नहीं आती। तो अपनी पूरी ज़िंदगी में जो मैंने इंटीग्रेशन पढ़ी है आज की वीडियो में मैं उसको समझा दूंगा आपको इंशाल्लाह। सही है, तो चलो इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन है क्या? इंटीग्रेशन हमारे पास कैलकुलस की एक ब्रांच है। देखो, मैथ की एक ब्रांच हो गई कैलकुलस, ठीक है, जिसमें हम जो है वो मुख्तलिफ एरियाज और कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। कैलकुलस की ब्रांच है इंटीग्रेशन। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि इंटीग्रेशन में हम करते क्या है। इंटीग्रेशन के अंदर हमेशा याद रखना, इंटीग्रेशन के अंदर हम मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज को पता कर रहे होते हैं। क्या याद रखोगे? इंटीग्रेशन के अंदर हम मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज को पता कर रहे होते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट को पता करने की कोशिश करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की क्या वैल्यू आएगी। अच्छा, और इंटीग्रेशन के अंदर हम वॉल्यूम पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर हम वर्क पता करने की कोशिश करते हैं। सही है, अब इंटीग्रेशन ली क्यों जाती है इस चीज को समझो कि आखिर इंटीग्रेशन क्यों ली गई, वजह क्या बनी। देखो, हमारे पास मौजूद है मुख्तलिफ स्मॉल पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन करती क्या है, देखो जरा बात समझो। हमारे पास ये मुख्तलिफ छोटे छोटे पार्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, मुख्तलिफ छोटे छोटे पार्ट्स। तो क्या अब हम हर एक पार्ट की वैल्यू को पता करें और फिर ऐड करें? ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ना। देखो, मैं आपसे कहूं कि टोटल पता करो, एक बच्चा है, मैंने कहा उसे टोटल पता करो, तो क्या वो बच्चा क्या करेगा? पहले हर एक छोटे छोटे पार्ट की वैल्यू पता करेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7, और इसी तरह ये 8 कर लो, ये 8 और ये 7। तो क्या हर एक छोटे छोटे पार्ट को हम ऐड करें फिर टोटल निकालें? नहीं, हम क्या करेंगे, हम टोटल निकालने के लिए जो भी फंक्शन हमें दिया हुआ होगा, कोई फंक्शन होगा जो इसको डिफाइन कर रहा होगा, उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे, उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे, हमारे पास टोटल आ जाएगा। अब देखो, ये काम करने में आपको लगेंगे एक दिन लगेगा, क्योंकि देखो इतनी सारी वैल्यूज पता करोगे, ये तो अभी भी मैंने बहुत कम बनाया हुआ है, ये 7 वैल्यूज पता करोगे एक एक करके तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन जब इंटीग्रेशन करोगे यही काम आपका मिनट्स में हो जाएगा। समझ में आया इंटीग्रेशन क्यों करते हैं? अभी और अच्छी तरह समझाता हूं, बस इस चीज को दिमाग में रखना कि हमारे पास छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं और वो हमने खुद पार्ट्स बनाए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक केक है, आपने उस केक को 10 बंदों में बांट दिया, तो अब केक था कितना, केक का वॉल्यूम क्या था, ये आप पता करना चाहते हो, तो एक आपको फंक्शन मिलेगा, उस फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो केक का क्या वॉल्यूम था आपके पास आ जाएगा। वरना अगर आपको केक का वॉल्यूम पता करना है तो हर बंदे से केक लेना पड़ेगा, जो 10 बंदों को आपने केक दिया वो आपको लेना पड़ेगा, फिर हर एक पीस का वॉल्यूम पता करना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा, फिर केक का वॉल्यूम आएगा। इससे अच्छा आप फंक्शन के ऊपर इंटीग्रेशन लगाओ, केक का पूरा वॉल्यूम आप भाइयों के सामने। मजीद आसान करके समझाता हूं, मजीद एक अच्छी सी एग्जांपल देता हूं, यकीन मानो जिंदगी भर इंटीग्रेशन दिमाग में रहेगी। अच्छा, एक बात और समझ लो, इंटीग्रेशन ना एक काम और बहुत ज्यादा करती है, वो है डेरिवेटिव को रिवर्स करना। याद रखना, ये चीज समझो, उसके बाद एक और रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूं। डेरिवेटिव को रिवर्स करना, सब जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होती है, उसका फॉर्मूला भी पता है। वेलोसिटी में चेंज आना टाइम के रिस्पेक्ट से। देखो, ये एक गाड़ी चल रही है, ये एक गाड़ी चल रही है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी थी, हमने डेरिवेट किया टाइम के रिस्पेक्ट से,
एक्सेलरेशन आ गई, कोई मसले वाली बात नहीं है, मगर हमें एक्सेलरेशन पता चल गई, टाइम हमें पता है, हम वेलोसिटी भूल गए, हम दिमाग से निकल गया वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी। अब दोबारा तो गाड़ी पे जाके कैलकुलेशन नहीं करूंगा मैं वेलोसिटी की, तो मैंने क्या किया, मैंने जो डिफरेंशिएशन थी यानी जो एक्सेलरेशन थी डेरिवेटिव के बाद आई थी ना, मैंने इसके ऊपर इंटीग्रेशन लगा दी, तो इंटीग्रेशन लगाने से मुझे वेलोसिटी पता चल जाएगी। देखो इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, याद रखना इंटीग्रेशन डेरिवेटिव को खत्म करती है, जैसे अच्छाई जो है वो बुराई को खत्म करती है ना, इसी तरह से इंटीग्रेशन डेरिवेटिव को खत्म करती है। तो देखो ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कैंसिल हुआ, तो आपके पास आपकी वेलोसिटी आ गई। अब जो भी एक्सेलरेशन हो उसको इंटीग्रेट कर देना, अभी इंटीग्रेट करना सिखाता हूं, परेशान नहीं होना। समझ गए? इंटीग्रेशन का काम समझ में आया, इंटीग्रेशन का मकसद समझ में आया। अब एक बहुत जबरदस्त रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, उससे हमेशा जिंदगी भर बात याद रहेगी। ठीक है, एक गाड़ी की एग्जांपल लेते हैं। अब इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ क्यों रही है, जरा ये समझो। ये गाड़ी है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। अल्लाह करे हमारे तमाम स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह से समझाया जाए ना, यकीन मानो हर बच्चा जीनियस बन जाए। बस समझाते ही नहीं है इस तरह से। कोई बात नहीं, दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें ऐसा निज़ाम दे कि जिसमें हमें ऐसे पढ़ाया जाए, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देकर, ताकि हमारे दिमाग में बैठ जाए बात। बच्चों का यही शिकवा रहता है, सर समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। तो अब उम्मीद है इन चीज़ों से समझ में आएगी। ठीक है, टीचर्स कोशिश भी करते पर रह जाती है चीज़ें। अच्छा देखो, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, ग्राफ कुछ इस तरह से बना। ठीक है, ये v है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बना रहा हूं। कोई मसला तो नहीं है ना ग्राफ बनाने में, कि जब टाइम 1 सेकंड था तो वेलोसिटी क्या थी। ठीक है, जब टाइम 2 सेकंड था तो वेलोसिटी क्या थी, जब टाइम 3 सेकंड था तो वेलोसिटी क्या थी। इसमें तो कोई मसला नहीं है ना, ये तो आसानी से बना लोगे ना, टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे वॉच से, और वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे जो मीटर लगा होता है या कैलकुलेशन से। इस फॉर्मूले से भी वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हो, v = s/t। सही है, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर टाइम 1 सेकंड है तो वेलोसिटी कितनी है। सही है, ठीक है। अब कांस्टेंट वेलोसिटी का इसका मतलब यह है कि टाइम चेंज हो रहा है पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। इस तरह स्ट्रेट लाइन आ रही है। अब मैं कहूं मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो हम सब जानते हैं कि ये जो एरिया अंडर द कर्व है, ये जो एरिया अंडर द कर्व है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो आप क्या करोगे, S = VT। देखो वेलोसिटी है, देखो ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, यहां से यहां तक टाइम है, तो वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कराओगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। सही है, लेकिन ये तो बहुत आसान था। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप थी। जरा और आसानी से समझो। देखो ये आसान क्यों था, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट थी, रेक्टेंगल शेप थी। रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता है, बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करा दो, या लेंथ और हाइट को मल्टीप्लाई करा दो, आपका जो है वो काम हो जाएगा आसानी से, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मुश्किल नहीं होगी। मगर अब इधर आओ जरा, अब इधर आओ, ये बात समझ आ गई। अब गाड़ी की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, अब फंसोगे यहां पर। अब आएगी इंटीग्रेशन, नॉट कांस्टेंट। अब गाड़ी की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। किताब में लिख लो, टीचर को जाके दिखाना, बहुत खुश हो जाएंगे आपसे कि आपने माशाल्लाह से चीज समझ कर आए हो कहीं से। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, 1 2 3 4, अगेन 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 4 6 8। अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यानी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। देखो टाइम तो वैसे ही बढ़ेगा जैसे पहले बढ़ रहा था। एक बात हमेशा याद रखना, चाहे बंदा अमीर हो या बंदा गरीब हो, टाइम दोनों का सेम स्पीड से गुजरेगा। यही सबसे अच्छी चीज है। क्यों? चाहे बंदा अमीर हो या गरीब हो, ईद का दिन अमीर के लिए भी उतना ही टाइम का होगा जितना गरीब के लिए होगा। चाहे खुशियां अमीर की ज्यादा हो सकती हैं, मगर गरीब का टाइम अमीर का टाइम सेम गुजरेगा। समझने वाले समझ गए होंगे क्या बोलना चाहता हूं। ठीक है, तो अब नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट है, यानी लाइन कैसे आएगी, समझो इस तरह की लाइन आ रही है, इस तरह की लाइन आ रही है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं डिस्प्लेसमेंट निकालना, अगेन डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूं मैं,
अगेन डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूं मैं, अगेन डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूं मैं। क्या ये शेप रेक्टेंगल है? कोई भी बच्चा कहेगा सर रेक्टेंगल तो ये शेप थी, बल्कि ये वाली भी रेक्टेंगल नहीं थी, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनाया हुआ है, लेकिन समझ लो, अज्यूम कर लो ये रेक्टेंगल शेप थी। अब ये रेक्टेंगल शेप है, स्क्वायर लग रही होगी लेकिन स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल शेप है, ठीक है। क्या ये रेक्टेंगल शेप है? बिल्कुल भी नहीं है। तो यानी इस फॉर्मूले से तो अब निकल ही नहीं सकता आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, तो निकल ही नहीं सकता इस फॉर्मूले से, क्योंकि ये फॉर्मूला तो जब लगेगा ना जब अंदर शेप रेक्टेंगल निकल कर आएगी। अब तो रेक्टेंगल शेप है ही नहीं, यहां आएगी हमारी इंटीग्रेशन और हमारी जिंदगी को करेगी आसान। अब मैं क्या करूं? डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालूं? इस गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया नहीं बताऊं किसी को? तो लोग बोलेंगे जब नहीं बता रहे तो हमें क्या पता आप अपनी लोकेशन पे पहुंचे या नहीं पहुंचे। यही तो है रियल लाइफ एग्जाम्पल, यही तो समझाना है आपको मुझे, ठीक है, मुझे आपको। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इस शेप को रेक्टेंगल बनाऊंगा। एक तरीका तो ये है कि ऐसे बना दूं, अब रेक्टेंगल है ना, लेकिन इस एरिया क्या क्या होगा, ये तो कवर ही नहीं हुआ, ये तो आपने इग्नोर कर दिया। यानी फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट आना था 6 मीटर, आप निकाल कर आ गए 4 मीटर, यानी आंसर गलत निकाला। इससे तो सही आएगा, क्यों? क्योंकि देखो पूरा एरिया रेक्टेंगल के अंदर मौजूद है, मगर इधर तो रेक्टेंगल के ऊपर भी एरिया है नीचे भी एरिया है, तो यानी ऐसे तो रेक्टेंगल नहीं बना सकता। गलत है, गलत काम करा, बच्चे भी नाराज हो गए। अब देखो एक काम करता हूं मैं, अब मजे का काम करता हूं मैं, इस पूरे ये जो भी आया हुआ है ना, इस पूरे को मैं छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में तोड़ देता हूं। कैसे? स्लाइस कर देता हूं, जैसे ब्रेड के स्लाइस करते हो ना, देखते हो ना स्ट्रेट हो जाती है, इस तरह से छोटे। अब रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, हाँ बन रहे हैं। अब हर एक रेक्टेंगल को कैलकुलेट कर सकता हूं मैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप, आपको बिल्कुल इजाजत है कैलकुलेट करने की, आप तो टीचर है हमारे। छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, बन रहे हैं, हाँ तो बोलो भाइयों, समझ में आ जाती है मुझे क्या हाँ बोल रहे हो नहीं बोल रहे। छोटे छोटे रेक्टेंगल्स नजर आ रहे हैं, ये रेक्टेंगल नजर आ रहा है, ये रेक्टेंगल नजर आ रहा है, ये आ रहे हैं छोटे छोटे रेक्टेंगल्स, इन सबको ऐड करो एरिया आ जाएगा। मगर नहीं कर सकते ना, देखो इतने सारे हैं, देखो ऐसे, ये टोटल एरिया है, टोटल डिस्टेंस है, तो S1 प्लस S2 प्लस S3। अच्छा याद रखना, S निकालने का फॉर्मूला यही रहेगा, S इज इक्वल टू VT, यानी यहां पर जो वैल्यू है V की और यहां पर जो वैल्यू है T की, उसको आपने मल्टीप्लाई करना होगा, और प्लस SN डॉट डॉट डॉट। क्या सबको कर सकते हो ऐड? इतने सारे हैं, महीनों लग जाएंगे, और महीनों तो नहीं कम से कम दिनों लग जाएंगे, हर एक को निकालना पड़ेगा, ये तो काम ठीक नहीं है। अब आती है इंटीग्रेशन। यहां पर क्या है टाइम, यहां पर क्या है टाइम T0, ये क्या है टाइम की लोअर वैल्यू, ठीक है, और यहां तक गया हूं ना मैं, T1 कह देता हूं इसे। T0 से शुरू होगा, T1 पे जाऊंगा। अब इंटीग्रेशन मदद करेगी। कहां से कहां तक का डिस्टेंस निकालना है? x0 से लेकर x1 तक। अब देखो x0 से लेकर x1 तक के डिस्टेंस को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। देखो एक चीज मेरे पास यहां पर है, एक चीज यहां पर है, अगर यहां वाली वैल्यू को यहां वाली वैल्यू से माइनस करूंगा ना तो ये बीच वाली वैल्यू आएगी। आओ जरा समझाता हूं, देखो ये है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है 2 मीटर, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है 4 मीटर, तो अगर 4 माइनस 2 करूंगा तो 2 आ जाएगा, यानी ये डिस्टेंस कितना हुआ 2 मीटर का, जो कि आपको देख के भी समझ में आ रहा है। इसी तरह से यहाँ x0 से लेकर x1 की x0 की कोई वैल्यू होगी, उसको अगर मैं x1 से माइनस कराऊंगा तो मेरे पास यहां तक का डिस्टेंस निकल आएगा, सही है। तो ये आ गया मेरे पास माइनस। अब मुझे x0 और x1 तो पता ही नहीं है, अगर पता होता तो डायरेक्ट इतना काम क्यों करता। अब आएगी इंटीग्रेशन। क्या था, इंटीग्रेशन आ गई, v आ गया और ये dt हो गया। अब आपका ये फॉर्मूला निकल कर आ गया। अच्छा अब टाइम लिमिट है T0 से T1। अब आप कर लो कैलकुलेशन, जो भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी कोई ना कोई फंक्शन दिया हुआ होगा वेलोसिटी का, उसको टाइम के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करो, आपके पास ये जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और अब बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी गाड़ी चली होगी ना 6 मीटर, तो अगर गलती आई भी ना तो ज़्यादा से ज़्यादा ये आ जाएगा 5.9 मीटर, जो कि ऑलमोस्ट करेक्ट होगा। और अगर आपने अपने कैलकुलेशन सही करी तो 6 मीटर ही आएगा। समझ में आई इंटीग्रेशन? यहाँ पे कितना आसान था, क्यों? क्योंकि यहाँ रेगुलर शेप था। जब इररेगुलर शेप बना ना तो पहले हमने उसे रेगुलर बनाया,
रेगुलर बनाने के बाद हमने उसके ऊपर इंटीग्रेशन लगा दी, फिर हमारे पास हमारा काम हो गया। ठीक है भाइयों, अब ये मेरी मेहनत थी जो मैंने आपको दे दी है, आपने ज़िंदगी भर इसे याद रखना है, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। फील आ गया होगा कॉन्सेप्ट का, मुझे उम्मीद है। ये तो मैंने बता दिया था ना कि इंटीग्रेशन रिवर्स ऑफ द डेरिवेटिव है, मतलब डेरिवेटिव को ख़त्म करना है। जैसे देखो, एक्सेलरेशन को डेरिवेट किया था हमने, वेलोसिटी को डेरिवेट किया था तो एक्सेलरेशन आया था। अब मैं चाह रहा था कि दोबारा वेलोसिटी आ जाए, तो मैंने इंटीग्रेशन लगा दी। सही, इस तरह से। तो अब आगे चलते हैं। इंटीग्रेशन का सिंबल हमेशा याद रखना ऐसा बना हुआ होता है। ये बहुत मैजिक सिंबल है हमारे पास, ये सिंबल किसी और को नहीं दिया गया। एक बात याद रखना, मैथ और फिजिक्स में ना, जो सिंबल एक चीज़ को दे दिया जाता है वो दोबारा कभी किसी और को नहीं दिया जाता। जब भी ये सिंबल आएगा समझ लो सिर्फ इंटीग्रेशन की बात हो रही होगी। इस सिंबल के कोई और मायने नहीं लेना आपने। आपको ये मुख्तलिफ डिस्टेंस को ऐड, यहाँ x से लिखा है डिस्टेंस, वहाँ s से लिखा है, तो परेशान नहीं होना। ये चलो चाहो x हटा लो, s कर लो भाई, पर कोई बच्चा परेशान हो जाए, ये x बोल लें कहीं s बोल लें। ये तो पता ही है ना, x और x दोनों डिस्टेंस के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, समझ आ गया, फील आ गया। इंटीग्रेशन का यूज़ देखो, एरिया अंडर द कर्व पता करने के लिए, देखो एरिया अंडर द कर्व निकाला ना, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए, वर्क फाइंड करने के लिए, वर्क फाइंड करने के लिए भी, वर्क में भी यही काम हो रहा होता है, और वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों को फाइंड करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं इंटीग्रेशन को। अच्छा, अब आते हैं कि इंटीग्रेशन लेते कैसे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये लिख लो अपने पास, इसे उतार लेना। ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल समझ आई, यहीं पर आके सारी ना बात शुरू होती है हमारी। अच्छा, मैं इंटीग्रेशन को ना दोनों तरीके से लेना सिखाऊंगा आपको। अब दोनों तरीके से क्या मुराद है, एक होता है डिफाइन और एक होता है इनडिफाइन। अब डिफाइन और इनडिफाइन का मतलब बताता हूँ। एक चीज़ दिमाग में रख लो कि डिफाइन में लिमिट्स दी हुई होंगी, इनडिफाइन में लिमिट नहीं दी हुई होगी, या इनडेफिनेट भी कहते हैं। डेफिनेट और इनडेफिनेट, मैं डिफाइन बोल रहा हूँ बहुत देर से, डेफिनेट और इनडेफिनेट। सही है। अब देखो डेफिनेट और इनडेफिनेट का चक्कर क्या है, मैं आपके सामने एक उतार देता हूँ। ठीक है, ये आई का मतलब होता है इंटीग्रेशन लिया गया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर लिख लो चाहो तो, और डी एक्स। ठीक है, एक्स को इंटीग्रेट किया गया है एक्स के ही रिस्पेक्ट से। ये याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे अक्सर ना यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं कि एक्स को इंटीग्रेट कर देते हैं टी के रिस्पेक्ट से। देखो याद रखना, अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स ही दिया हुआ होगा, यानी एक्स को ही एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना होता है। सही है, ठीक है। चलो अब देखो ज़रा, अब इनडिफाइन इनडेफिनेट का मतलब क्या है, ये लिमिट नहीं दी हुई होगी। याद रखना, ये लिमिट नहीं दी हुई होगी, हमें नहीं पता होगा कि कहाँ से शुरू हुए हैं और कहाँ जाना है। देखो ये होती है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट यानी शुरू कहाँ से करना है, 0 से शुरू करना है, 1 से शुरू करना है, और इसे कहते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट का मतलब होता है रुकना कहाँ पर है। जैसे कोई इंसान कराची से चला, लाहौर गया, तो कराची से चला, तो कराची से जब वो चला तो इसका मतलब क्या है, कराची उसकी लोअर लिमिट हो गई, और वो लाहौर गया तो लाहौर उसकी क्या हो गई, अपर लिमिट हो गई ना। तो जहां से आप स्टार्ट करोगे वो लोअर लिमिट है, जहां पर आप जाओगे, जैसे देखो अभी मैंने एरिया लिया था ना कि x 0 से शुरू किया था या x 0 से शुरू किया था और x 1 पे जाके रुक गया था, तो यहां भी बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है। अच्छा, अब देखो इनडिफाइनेट में क्या होगा, उसमें आपको ना कभी भी वो नहीं दिया हुआ होगा लिमिट, तो अब लिमिट नहीं है। यहां पे देखो ना, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। अब देखो मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन में क्या करते हो, जो भी ये पावर होती है ना उसमें 1 को ऐड कर देते हो, क्योंकि डेरिवेटिव लेते वक्त आपने पावर को कम किया होता है। देखो याद रखो, एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेते हुए क्या करते हो कि 2 को आगे ले आते हो और पावर को कम कर देते हो, है ना, यही करते हो ना। तो अब आपने क्या करना है, आपने इस चीज़ को करेक्ट करना है, तो इसीलिए आपको ऐड करना पड़ेगा। डेरिवेटिव में माइनस किया था तो इंटीग्रेशन में ऐड करना पड़ेगा, तो क्या हो गया एक्स। अब जब इंटीग्रेशन ले लेते हो तो ये साइन खत्म हो जाता है, क्यूब हो गया। मगर इसी चीज़ को डिवाइड भी करना होगा, याद रखना 3 आता है तो डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब अगर लिमिट नहीं दी हुई है तो आपको एक काम और करना होगा कि आपको इसके साथ कांस्टेंट को ऐड करना होगा। क्यों,
अब देखो इसी चीज़ को डेरिवेट करो, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, तो 3x² और 3 कांस्टेंट खत्म हो जाता है डेरिवेट में, याद रखो मैं इसको डेरिवेट कर रहा हूँ, तो ये हो गया 0। तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास, ये जो भी इंटीग्रेशन थी उसको डेरिवेट किया गया, 3 से 3 कैंसिल, x²। देखो ये चीज़ आ गई। इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव को ख़त्म कर रही है, सही है। तो हम इसको यहीं तक छोड़ते हैं, ये तो समझाने के लिए लिखा था, ये हमारा फाइनल है, ठीक है, ये हमारा फाइनल है। तो आपने क्या करना है, पावर में एक ऐड करना है, देखो ऐड हो गया, 3 हो गया, और जो चीज़ ऐड करी ना पावर में उसी को डिवाइड में भी ले आओ, तो 3 था ऊपर 3 आ गया। और अगर इंटीग्रेशन इनडेफिनेट है तो c को उसमें ऐड करना होगा आपने, सी। अब डेफिनेट पढ़ते हैं, अब लिमिट गिवन होगी, अब क्या करना होगा, अब सोल्यूशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अच्छा, जब भी डेफिनेट कहेंगे ना तो आपको कोई आंसर मिलेगा, कोई नंबर में आंसर मिलेगा। यहाँ तो जस्ट एक्सप्रेशन या इक्वेशन मिल रही है, लेकिन यहाँ आंसर वैल्यू में मिलेगा। कैसे, इसी को करते हैं। देखो i = लिमिट क्या दी हुई है 1 से 2 तक, x का स्क्वायर dx। इस सिचुएशन में अब आप c नहीं लगाओगे, क्यों, क्योंकि आपको लिमिट दे दी गई है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा, x का क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया 1 और ये आ गया 2, ठीक है, ये आ गया 1, ये आ गया 2, 1 यानी लोअर, 2 यानी अपर। अब देखो जरा, अब ये 2, याद रखना ये जो लिमिट होती है ना ये x की वैल्यूज होती हैं, याद रखना ये 2 जो होता है, ये जो लिमिट्स होती हैं ये x की वैल्यूज होती हैं। तो पहले 2 को पुट करो x में, 2 को पुट कर दिया। देखो पहले अपर लिमिट पुट होगी, इस अपर लिमिट को पुट करो x के अंदर, और उसके बाद फिर लोअर लिमिट को पुट करो x के अंदर, और फिर माइनस कर दो। देखो पहले इसके अंदर 2 की वैल्यू को पुट करो, यानी ऊपर वाली वैल्यू को पुट करो, कर दिया, फिर माइनस लगाओ। अब जो लोअर वाली वैल्यू है उसको इसमें पुट करो और फिर माइनस लगा दो, मतलब माइनस तो एक ही बार आएगा बीच में, समझ आ गया। अब इसको सॉल्व करो, तो ये हो गया 8, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो ये हो गया 7, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 7/2, ठीक है। लिमिट चेक कर लेना, सही लगाइए ना, 7/3, 2 क्यों आएगा, 3 आएगा ना, हम गलत हो रहा है, ये 2 लिख दिया मैंने गलती से, ये 3 आएगा। चलो देख लिया, वरना बच्चे बोलते सर गलत कर दिया। अब ये कैलकुलेशन मिस्टेक समझाते वक्त हो जाती है, क्योंकि दिमाग समझाने में आपके ऊपर लगा हुआ है, तो यहाँ रह जाते हैं आप, ठीक है। तो ये 7/3 कैसे आया, समझ में आ गई ना। ये 1 है जो लोअर लिमिट है, ये 2 है जो कि अपर लिमिट है। तो आपने 2 को पहले अपर लिमिट को पुट किया, पहले इंटीग्रेशन लेना है। देखो पहले मैंने इंटीग्रेशन लिया x² का, x² की इंटीग्रेशन। अब c क्यों नहीं आया, c जस्ट जब आएगा जब लिमिट नहीं दी हुई होगी, अगर लिमिट दी हुई है तो फिर c नहीं आता। देखो यहाँ c नहीं है कहीं भी, तो इस तरह से आपको इंटीग्रेशन करनी होगी। आई होप मैंने इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छी तरह से यहाँ तक समझा दी है। यहाँ वीडियो ख़त्म नहीं हो रही, यहाँ तो वीडियो शुरू हुई है अभी। अब इंटीग्रेशन मुख्तलिफ मेथड्स की मदद से होती है। फॉर एग्जाम्पल एक केक है आपके पास, आप केक को मुख्तलिफ तरीके से काट सकते हो। आप छुरी से काट सकते हो, आप कांटे से काट सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड से भी केक काट सकते हो, आप तलवार से काट सकते हो, आप आरी से केक काट सकते हो। तो इसी तरह से इंटीग्रेशन लेने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं। अब वो हर मेथड एक ख़ास जगह पे लग रहा होता है। देखो हर बार इतना आसान नहीं होगा इंटीग्रेशन लेना, बहुत मुख्तलिफ तरीके होंगे इंटीग्रेशन लेने के लिए। तो मुख्तलिफ मेथड्स हमारे पास हैं इंटीग्रेशन के लिए। बाय पार्ट मेथड है, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए मेथड है, आसान है, बस आपको समझना होगा, आसान हो जाएगा। मैं मेथड भी समझाऊंगा, उसका कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, और उसके लिए फॉर्मूला भी समझाऊंगा, और उसका एक एग्जाम्पल भी कराऊंगा, ताकि हर तरीके से आप इंटीग्रेशन कर सको। ट्रिग्नोमेट्री भी समझाऊंगा, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले शुरू में चलाऊंगा, ताकि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी आपको याद रहें, सही है। तो अब इंटीग्रेशन के लिए हम जो है वो आगे मज़ीद मेथड्स को देखते हैं,
और मज़ीद मेथड्स को जो है वो इंटीग्रेशन के लिए समझते हैं। इसको अपने पास उतार लेना, जो मैंने शुरू में समझाया है। अगर वो पार्ट किसी बच्चे ने मिस कर दिया, उसने अपने साथ जुल्म किया, तो उस पार्ट को आपने मिस नहीं करना। तो आई होप यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। यहीं तक रखते हैं, मतलब अब नया मेथड, मतलब अगला मेथड करते हैं। तो स्टूडेंट, अब आपके इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में ना जो 50% से ज़्यादा पार्ट होता है ना, वो होता है फॉर्मूले का। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो आपने कितनी भी प्रैक्टिस करी हो, आप नहीं चल सकते इंटीग्रेशन में। तो कुछ फॉर्मूलाज हैं जो 3-4 पेजेस पर हैं। अगर ये आप कर लेते हो ना, तो आप बहुत सारे सवालों में अटकोगे नहीं और बहुत सारे सवाल इजीली सॉल्व कर लोगे, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हैं, सम अदर इंटीग्रेशन फार्मूलाज भी हैं, जिन्हें आपने हमेशा याद रखना है। और इसको अपने पास सेफ रख लो, इन 3-4 पेजेस को। इन ही में से मैक्सिमम आपके पास आएंगे। समझ लो 90% तक तो यही फॉर्मूले आ रहे होते हैं। कुछ जो बहुत हार्ड फॉर्मूले हैं वो हम जब सवाल में आ रहा होगा तो कर लेंगे, लेकिन अगर ये कर ले तो 90% तक तो हो जाता है इंशाल्लाह। ठीक है, सबसे पहले तो हम बेसिक फार्मूलाज देख लेते हैं, उसके बाद फिर हार्ड की तरफ जाएंगे। ठीक है, एक सबसे बड़ा बेसिक ये है कि इस चीज़ की आप डेरिवेटिव करो, x प्लस सी। अगर इसका मैं डेरिवेटिव करूं तो क्या होगा? हम सब जानते हैं x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और c जो है वो 0, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब इसी चीज़ की हम इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब ये जो हमारे पास आया है ना 1, इसकी हम इंटीग्रेशन करते हैं। मैंने आपको बताई थी ये बात कि इंटीग्रेशन करोगे तो डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा। तो डेरिवेटिव करके हमारे पास क्या आया था? 1 आया था, है ना। तो अगर मैं इस पे इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास दोबारा यही चीज आ जाएगी। ये दिमाग में रखना। फिर बता रहा हूं, देखो इस चीज की मैंने डेरिवेटिव किया, मेरे पास 1 आया। अगर जो 1 आया है, जो आंसर आया है डेरिवेटिव करने पर, अगर उस आंसर को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं और दोबारा यही चीज आ जाए जो थी, इसका मतलब है कि आपने डेरिवेटिव सही किया है और इंटीग्रेशन डेरिवेटिव को खत्म कर देता है। तो अब 1 है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? x। ठीक है, देखो 1 यहां भी आ गया और यहां भी आ गया, प्लस c आ जाएगा। तो ये क्या आ गया? x प्लस c। इसका मतलब क्या है कि आपने डेरिवेटिव सही किया था। तो डेरिवेटिव सही किया था जिसकी वजह से इंटीग्रेशन भी आपकी सही हुई है और इंटीग्रेशन ने डेरिवेटिव को खत्म कर दिया। ठीक है, इसके अलावा मजीद फॉर्मूले लिखे हुए आप बराबर में चलते हुए देख सकते हो। ये भी सवालात आएंगे तो इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कि अच्छा एक और तरीका समझ लो कि हमें क्या करना होता है। इसकी इंटीग्रेशन समझ लो, अक्सर यहीं पे बच्चे फंस जाते हैं। देखो जब भी डिनोमिनेटर में x दिया हुआ होगा ना, याद रखना, जब भी डिनोमिनेटर में x, यानी समझ लो जब भी पावर 1 होगी ना, x की पावर जब भी 1 होगी, देखो अगर x की पावर 1 के अलावा कुछ भी होती मैं ऊपर ले आता। इधर जरा समझो, आपके दिमाग में क्या आएगा कि आप इसको ऊपर ले आओ, माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, सॉरी आई। अब इसको इंटीग्रेट करो तो -1 + 1 और -1 + 1, तो ये क्या आ रहा है? ये तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये हो गया 0 और ये x की पावर 0 तो 1 आ जाएगा, जबकि ये तो नहीं आना था, ये इसका आंसर नहीं था। तो एक चीज दिमाग में रखनी कि ये गलत तरीका है। जब भी पावर यहां पर 1 होगी ना इंटीग्रेशन के अंदर, फिर आपने क्या करना है उस चीज को दिमाग में रखो। ये मैं आगे भी बोलूंगा, ये भी बताऊंगा आगे भी। ठीक है, तो जब भी आपके पास पावर 1 है तो आप लिखोगे, आई को दोबारा लिखोगे 1/x बराबर होता है ln x के प्लस c। समझ में आया ये क्या किया? देखो जब भी पावर डिनोमिनेटर में 1 होगी, अगर 1 के अलावा कुछ भी हो तो ऊपर ले जाना और फिर सॉल्व कर देना, मसला नहीं है। लेकिन डिनोमिनेटर में बोल रहा हूं, न्यूमरेटर में नहीं बोल रहा। न्यूमरेटर में अगर 1 है तो कोई मसला नहीं है। डिनोमिनेटर में जब भी पावर डिनोमिनेटर में 1 होगी तो आप क्या करोगे? ln लगाओगे और जो भी x दिया हुआ है उसको लिख दोगे, प्लस c लिख दोगे। ये बहुत बार आएगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लेते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डेरिवेटिव एक साइड पे दिए हुए, दूसरी तरफ इंटीग्रेशन दी हुई है कि इंटीग्रेशन cos x की क्या होती है? sin x प्लस c। तो इस तरह से सारी इंटीग्रेशन लिखी हुई है, आप उसको देख सकते हो। सही है,
अच्छा, अब इन्वर्स, क्योंकि मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, इस पर आप लोगों ने मेहनत करनी है, इनको याद करना है। मैंने भी अपने टाइम पे इन फार्मूलाज को याद किया था, तो आपको भी करना पड़ेगा। टीचर आपको फॉर्मूले याद नहीं करा सकता, वो तो आपको खुद ही करने पड़ेंगे। हाँ, हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देख लो कि क्या लिखा हुआ। अगर इंटीग्रेशन दे दी आपको, इंटीग्रेशन दे दी dx a का स्क्वायर माइनस, अगर ये चीज़ कभी इंटीग्रेशन में आ जाए तो क्या करना है, क्योंकि ये इसको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए डायरेक्ट। तो अगर ये चीज़ इंटीग्रेशन में आ गई तो आप उसको लिखोगे साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ठीक है, ऐसे लिखोगे। इसी की जगह फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिए हुए और सम अदर इंटीग्रल फार्मूलाज दिए हुए, इन्हें आपने याद कर लेना है। मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि भाई देखो ये आपको याद करने हैं, ये आपके एंड से होगा ना। तो फार्मूलाज तो आप हमेशा से देखते आए हो, तो ये फार्मूले आपने याद करने, मैंने चला दिए हैं स्क्रीन पर, इनको लिख लेना। मोस्ट ऑफ द इंटीग्रेशन इन फार्मूलाज से आपकी हो जाएगी। अब आगे मैं आपको मेथड्स पढ़ाना शुरू करता हूँ। अब मेथड्स करते हैं, तो मेथड्स की मदद से अब आपको ये फॉर्मूले भी यूज़ करना आ जाएंगे जो हमने पढ़े, साथ ही साथ मजीद चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी। तो चलो मेथड्स करते हैं। तो स्टूडेंट, अब जो है हमने पढ़ना है इंटीग्रेशन के रूल्स को, और ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम क्या है? रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। लिख लो अपने पास, ठीक है, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, इस रूल्स के अंदर ना, इस रूल के अंदर बहुत सारे टॉपिक आते हैं। एक है कांस्टेंट रूल, यानी जब इंटीग्रेशन में सिर्फ कांस्टेंट आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। पावर आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है। कांस्टेंट और फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कैसे करना है, ठीक है। सम रूल, मैं सारे रूल सिखाता हूं। यकीन मानो अभी थोड़ा सा शायद मुश्किल लग रहा हो, लेकिन जब ये पार्ट देख लोगे ना वीडियो का, यकीन मानो हलवा हो जाएगा आपके लिए, बहुत आसान हो जाएगा, सही है। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल रूल और रेसिप्रोकल रूल। सबसे पहले समझते हैं कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल में पता है क्या होगा? सिर्फ कांस्टेंट होगा आपके पास। कांस्टेंट क्या हो सकता है? देखो ये k क्या है? कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का मतलब है कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे k की जगह 5 हो जाए, या k की जगह 6 हो जाए, या k की जगह 7 हो जाए, ठीक है। अब इस सिचुएशन में इंटीग्रेशन कैसे करनी है, जरा ये बात समझो। ये आ गया इंटीग्रेशन का साइन, ये आ गया dx। अब इस सिचुएशन में जब आपके पास कांस्टेंट आ रहा होता है ना, कांस्टेंट आ जाता है बाहर। हमेशा याद रखना, k की जगह कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट आ जाता है बाहर, और इस तरह से आपके पास हो जाती है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव, देखो अंदर कुछ बचा ही नहीं है। जब अंदर कुछ बचा ही नहीं है तो यानी खाली है, तो इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ जीरो नहीं लिखना वरना कंफ्यूज हो जाओगे, सही है। तो इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल, तो जस्ट आंसर क्या आ गया? k। यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं डालती, इस बात को याद रखना। क्या कह रहा हूं मैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट पे फर्क नहीं डालती है। अब देखो इसको करो, याद रखना 5 की जगह कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 16, कोई भी नंबर हो सकता है। अब देखो इसमें क्या होगा, आपके पास जो है वो 5 बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो गया, तो जस्ट आपके पास क्या आ रहा है? 5, सही है। तो कांस्टेंट रूल समझ में आया कि आपके पास जस्ट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अच्छा, अब मैं आपको ना इसके मजीद कराता हूं, अब मैं आपको इसका मजीद कराता हूं, मजीद चीज़ें बताता हूं। अच्छा, वेरीफाई कर लेते हैं। वैसे तो सही किया है, लेकिन मैं वेरीफाई भी करता रहता हूं ताकि ना हम आगे बढ़ सकें। तो अब करते हैं पावर रूल। अब पावर रूल में क्या होगा ज़रा ये बात समझना, उसके बाद मैं इसकी एक एग्जाम्पल भी कराऊंगा। शुरू में मैंने आप लोगों को पावर रूल ही पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, शुरू में मैंने आपको पावर रूल ही पढ़ाया था। बस एक मिनट, ठीक है। अच्छा, एक और चीज को थोड़ा करेक्ट कर लो, ये अनडिफाइंड है, यानी लिमिट नहीं दी हुई, तो सी भी आ जाएगा, याद रखना। लिमिट नहीं दी हुई, यहां पे कोई लिमिट नहीं है, यहां पे कोई लिमिट नहीं है, तो इसका मैंने क्या बताया था, साथ साथ सी भी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस सी, सही। बस बाकी कोई मसला नहीं है, बस प्लस सी आ जाएगा। ये क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ना, जब भी आपके पास लिमिट्स नहीं होंगी, ये होती है लिमिट, ये लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट, और ये अपर लिमिट,
तो जब भी लिमिट नहीं दी हुई हो, यहां पर कुछ भी नहीं दिया हुआ खाली हो, तो आपको सी लगाना होगा इंटीग्रेशन करने के बाद। जब भी ऐसा होगा, देखो यहां भी सी लगेगा, यहां भी सी, हर जगह सी, क्योंकि कहीं भी लिमिट नहीं दी हुई। और लिमिट दी हुई होगी तो किस तरह से होगी, यहां पे कोई नंबर होगा और यहां पे कोई नंबर होगा। अब देखो पावर रूल में क्या होता है, बहुत आसान है पावर रूल। एक्स के ऊपर पावर कुछ भी हो सकती है, याद रखना -1 नहीं होगी। अगर -1 हो जाएगा तो फिर वो सिचुएशन अलग हो जाएगी। तो याद रखना n की वैल्यू -1 नहीं होगी। -1 के अलावा कुछ भी हो सकती है। n की वैल्यू -2 भी हो सकती है, n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, n की वैल्यू 3, कुछ भी हो सकता है। बस -1 नहीं होगी, याद रखना। क्योंकि अगर -1 हुआ ना तो क्या होगा, आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। तो ये बस दिमाग में रखना। अब देखो x के ऊपर जो भी पावर है उसमें आपने क्या करना है, पावर रूल में कि इंटीग्रेशन जब लोगे ना, x के ऊपर जो भी पावर है n है ना, उसके साथ +1 कर देना और इसी चीज को डिवाइड में भी लिख देना n+1 और c लगा देना। यह आपकी इंटीग्रेशन हो गई, समझे। अब जरा करके देखते हैं। अब अगर -1 आ जाएगा तो क्या होगा, जरा देखते हैं। दो सिचुएशन देख लेते हैं, ठीक है। एक है x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x की पावर -1 और dx। अब -1 आ गया तो आपके पास आ गया x -1 +1 और -1 +1 और प्लस c। अब देखो यहां तो 1 आ जाएगा, यहां 0 आ जाएगा, -1 +1 0 और इंफिनिटी हो जाएगा। तो इंफिनिटी नहीं आएगा इंटीग्रेशन में, ये याद रखना है। जब भी मैंने कहा था अगर -1 होगा तो फिर आपने पावर रूल को किसी और तरीके से सॉल्व करना है, जो मैं यहां पे सिखाऊंगा रेसिप्रोकल में। समझ गए। x याद रखना, x की पावर, बस इतना दिमाग में रख लो, x की पावर -1 नहीं हो सकती। अगर x की पावर -1 हुई, अगर x की पावर -1 हुई तो इंफिनिटी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें -1 +1 करना होगा और -1 +1 जब हम डिनोमिनेटर में करेंगे तो इंफिनिटी आ जाएगा। इंफिनिटी नहीं आता इंटीग्रेशन में यहां पर, समझ गए। ठीक है। अब -1 के अलावा कुछ भी हो सकता है, जो नंबर सोचना चाहो सोच सकते हो, जो नंबर सोचना चाहे सोच सकते हो। जरा मैं करके दिखाता हूं, दिमाग में रखना -1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1 लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, x 1 + 1 और 1 + 1 + c। तो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, x 2 और 2 + c। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है होमवर्क के तौर पे, यहां पर है 10, तो क्या जवाब होगा, इंटीग्रेशन क्या होगी ये आपने बतानी है इस चीज की, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई मुश्किल नहीं है। कांस्टेंट रूल समझ आ गया, पावर रूल समझ में आ गया। अब कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल। कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल का मतलब क्या है कि एक कांस्टेंट जो कि k हो सकता है या कोई भी नंबर हो सकता है, देखो कोई भी नंबर हो सकता है, उसे हमने k कह दिया है, ठीक है। अब आते हैं कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल। अब इसमें क्या होगा, कोई कांस्टेंट आपके फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, याद रखना। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, इस सिचुएशन में देखो क्या करोगे कि आप कांस्टेंट को बाहर कर दोगे और जो भी फंक्शन होगा उसकी इंटीग्रेशन कर दोगे। बात समझे। इस सिचुएशन में क्या करोगे, जब भी ऐसा हो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो। अच्छा फंक्शन क्या होगा, फंक्शन आपके पास ये भी हो सकता है x², कुछ भी हो सकता है, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, x², x3, कुछ भी हो सकता है। अब एग्जाम्पल से भी समझाता हूं, तो ये समझ में आ गया। अब देखो आपके पास क्या है कि i = इंटीग्रेशन 5x² dx। अच्छा और c भी आएगा, याद रखना जब ये सॉल्व होगा। अभी सॉल्व करते हैं। देखो ये वही चीज है जो ये लिखी हुई है, k क्या है 5, fx क्या दिया हुआ है x²। देखो ये fx कुछ भी हो सकता है, x², x3, कुछ भी हो सकता है, तो परेशान नहीं होना इससे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 5 को मैं बाहर कर लूंगा क्योंकि कांस्टेंट को बाहर करना है। ये 5 बाहर आ गया। अब x² का डेरिवेटिव लो। अब देखो ये पावर रूल आ गया, देखो यही पावर रूल आ गया, देखो पावर रूल आ गया है ना। तो अब क्या करूंगा मैं जो है वो 5 लिखूंगा, x² + 1 और स्क्वायर +1 2 + 1 और ये c आ गया।
अब देखो क्या हो रहा है, 5 एज इट इज आ गया, 2 + 1 3, डिनोमिनेटर में 3 + c, ये जवाब आएगा। देखो क्या हुआ, ये दिया हुआ था इंटीग्रेशन 5x² dx, 5 बाहर आ गया, बाहर आ गया, x² था, स्क्वायर पे +1 हो गया, डिनोमिनेटर में भी वही चीज आ गई 2 + 1, और सॉल्व करके ये आंसर आ गया। सही है, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल समझ आया। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अब ये मैंने नीचे कर दिया था, तो आप अपनी कॉपी में उतार लेना। सही, जगह नहीं थी ना इसलिए नीचे लिख दिया। अक्सर बिल्ली की आवाज आपको आ रही होती होगी। अच्छा ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, अब ये मैं करके दिखाता हूं। अभी जो वो था वो करके दिखा दिया। अब सबसे पहले इसमें पहचानते हैं, ये यही वाला सवाल है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल। देखो इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको यहां लिख लेते हैं, I = इंटीग्रेशन 7x² dx। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से सॉल्व होगा कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल की मदद से। याद रखना कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल की मदद से सॉल्व होगा। देखो k क्या है, 7, इस पे तो कोई मसला नहीं है। अच्छा फंक्शन क्या है, x²। पेपर में ये चीज करने की जरूरत नहीं, पेपर में डायरेक्ट इंटीग्रेशन करोगे, बस ये समझाने के लिए कर रहा हूं। अच्छा अब देखो जरा, ये k है ना, तो यानी 7 है। k को क्या करना था, बाहर करना था, k को बाहर कर दिया, बाहर कर दो k को, ठीक है, इंटीग्रेशन x² dx। सही है, अब क्या करना है, अब पावर रूल को याद करो कि पावर में +1 कर देना है, और इसी को डिनोमिनेटर में भी लिख देना है, और c को लगा देना है। अब अगले स्टेप में जस्ट कुछ नहीं करना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। I = 7x³ 3 + c। सही है, थोड़ा सा मजीद अगर बेहतर कर लिया जाए, ठीक है, 7x³ / 3 + c। अच्छा अब आते हैं सम रूल। सम रूल में क्या होगा, दो फंक्शन होंगे और इंटीग्रेशन होल पर होगी। अब क्या करना होगा, परेशान नहीं होना, इसमें आसान है ये भी। देखो कहीं भी प्लस का साइन नहीं था, देखो यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। अब देखो प्लस आ जाए तो क्या करना है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, जरा बात समझना। ये इंटीग्रेशन है, जी इंटीग्रेशन है, और ये dx है। इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन इससे भी मल्टीप्लाई हो रही है, इस वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई हो रही है, टर्म 1 से भी मल्टीप्लाई हो रही है, टर्म 2 से भी मल्टीप्लाई हो रही है। यानी अब इसको कैसे लिखा जाएगा, समझो यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, तो आप क्या करोगे, इस वाले 2 को इस वाले 2 को इससे मल्टीप्लाई कराओगे, फिर इस वाले 2 को इस वाले 2 को इस वाले 2 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। अब देखो इंटीग्रेशन इसके साथ लिख ली और dx, सही है, फिर इंटीग्रेशन प्लस लगा दिया, फिर इंटीग्रेशन इसके साथ लिख ली और dx। समझे क्या किया, देखो कुछ नहीं किया। सम रूल में क्या करोगे आप, ये वाला चीज हम सॉल्व करके देखेंगे अभी, कि आप इंटीग्रेशन को इससे मल्टीप्लाई कराओगे और उसके साथ dx लगाओगे, फिर इंटीग्रेशन को इससे मल्टीप्लाई कराओगे और उसके साथ dx लगाओगे। अब इस चीज को सॉल्व करते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं, जगह है नहीं। अब देखो होगा क्या, जो नीचे मैं रूल पढ़ा रहा हूं ना वो जनरल है, इसको याद रखोगे, ये आराम से सॉल्व होगा। देखो इंटीग्रेशन x² + 3x और आपके पास आ गया dx, सही, ये लो, ठीक है। अब इंटीग्रेशन को इससे मल्टीप्लाई कराओ और इससे मल्टीप्लाई कराओ। अच्छा फंक्शन कौन सा है, याद रखना fx, ये fx है और ये gx है, ठीक है, परेशान नहीं होना। इंटीग्रेशन को इससे मल्टीप्लाई करो फिर इससे करा दो, इंटीग्रेशन को इससे मल्टीप्लाई करो फिर इससे करा दो, ठीक है, आसान है। अब ये क्या हो गया, x पे स्क्वायर आ गया और c भी आएगा यहां। अच्छा सॉल्व नहीं हुआ है अभी, अभी इसे सॉल्व नहीं किया, जस्ट लिखा है, सॉल्व यहां कर रहा हूं। अच्छा तो इसको सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो। हर प्लस के बाद प्लस से पहले वाली चीज को अलग सॉल्व करोगे, प्लस से बाद वाली चीज को अलग सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करो,
स्क्वायर है, +1 हो गया। अच्छा, c सिर्फ एक ही बार आएगा, याद रखना, इसके साथ भी c और इसके साथ भी c नहीं आएगा, एक बार c आएगा बस, जो तो आप आखिर में लिखना। तो 2 + 1 इधर करो, 3 बाहर आ गया, प्लस देखो कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, तो 1 में 1 प्लस कर दिया, 1 में 1 प्लस कर दिया, प्लस c। तो ये हो गया x³ 3 स्क्वायर प्लस c। समझ में आया मैंने क्या किया? देखो ये वाली चीज अलग इंटीग्रेशन है, ये वाली चीज अलग इंटीग्रेशन है, दोनों को अलग अलग रखो, मिक्स नहीं करो, ठीक है। देखो x पे स्क्वायर +1 कर दिया, +1 कर दिया, पावर रूल लगा दिया, यहां भी इसी तरह पावर रूल लगाया, प्लस c एक बार आ गया, ठीक है। अब डिफरेंस में भी सेम है, बस डिफरेंस में क्या होगा कि यहां माइनस आया हुआ होगा, सेम काम करना है, इंटीग्रेशन लिखनी है f(x) dx माइनस इंटीग्रेशन, देखो ये इसके साथ आ गया, अब ये इसके साथ आएगा gx और dx, ठीक है। अच्छा अब देखो इसको ना आप करो, अब ये माइनस है यहां पर, ये आपने करना है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ करके कि इंटीग्रेशन x² - 3x, इसका आंसर जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। सेम इसी तरीके से होगा, बस माइनस है, घबराना नहीं है। अब एक्सपोनेंशियल रूल पढ़ते हैं, क्या आखिर एक्सपोनेंशियल रूल क्या होता है और एक्सपोनेंशियल रूल सॉल्व कैसे होता है। याद रखना e की पावर x पर कोई फर्क नहीं पड़ता इंटीग्रेशन में, e की पावर x पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंटीग्रेशन में। तो ये e की पावर x है, इंटीग्रेट होने के बाद e की पावर x ही रहेगा, बस c आ जाएगा। अब उसकी वजह क्या है, समझो उसकी वजह, ex का डेरिवेटिव लो जरा x के रिस्पेक्ट से, तो क्या आता है इसका डेरिवेटिव, कि अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ex एज इट इज आ जाएगा d/dx और x नीचे उतर जाता है। याद है ना e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता था, कि e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता था, e की पावर x आगे आ जाता था और डेरिवेटिव ये जो पावर होती थी नीचे उतर जाती थी, तो dx से dx कैंसिल, e की पावर x। तो जब डेरिवेटिव लेने पर e की पावर x ही आ रहा है तो इंटीग्रेशन करने पे भी तो वही चीज आनी चाहिए, यानी आप डेरिवेटिव लो इंटीग्रेशन करो, फर्क ही नहीं पड़ रहा उसे, तो जब फर्क नहीं पड़ रहा तो इंटीग्रेशन करने पे भी सेम चीज आएगी, डेरिवेटिव करने पे भी सेम चीज आएगी, बस इस चीज को दिमाग में रखना। अब अगर यहां 2 आ जाए तो क्या होगा, ये आप मुझे बताओ, सर्च करो, खुद ढूंढो। अब देखो वो -1 वाला याद है, n की पावर -1 नहीं होगी। अब यहां देखो, अगर देखो यहां पर क्या बन रहा है n की पावर, इसको अगर मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं ना, इसको मैं ऊपर ले जाऊं। अब याद रखना, अगर इसे रेसिप्रोकल रूल कहते हैं, इसमें होगा क्या कि 1/x लिखा हुआ होगा या दिया हुआ होगा x की पावर -1, ये दोनों सेम है, ये सब बच्चों को पता है ना, 1/x इक्वल टू, क्योंकि ऊपर ले जाओगे तो पावर जो माइनस प्लस में है वो माइनस में हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों चीज सेम है, ये दोनों चीज सेम है, ये और ये दोनों सेम है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर इंटीग्रेशन 1/x दी हुई है या इंटीग्रेशन x की पावर -1 दिया हुआ है, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन का i एज इट इज लिख दो, ln जो भी x दिया हुआ है वो लिख दो, प्लस c, ये लो इंटीग्रेशन हो गई। तो जब भी मैं कह रहा था कि इंटीग्रेशन x की पावर -1 इंफिनिटी नहीं होता, वो इसके बराबर आता है। अब जिस बच्चे ने ये अच्छी तरीके से सुन लिया 15-20 मिनट, उसको बेसिक इंटीग्रेशन तो बहुत अच्छी आ गई। अब हम अपने मेथड्स की तरफ चलते हैं, मजीद और हार्ड मेथड्स करते हैं, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल चीज थी, इंटीग्रेशन यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती, अभी यहाँ से शुरू हुई है इंटीग्रेशन। तो चलो आगे पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब पढ़ते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड एक बहुत प्यारी चीज है और बहुत जबरदस्त चीज है इंटीग्रेशन में। ये पता है क्या करता है, जरा समझना, आपके इतने खतरनाक सवाल को ना इतना मासूम सवाल बना देता है। भाई ये भी खतरनाक ही बन गया वैसे चलो, इतना मासूम बना देता है, ये थोड़ा सा गलती हो गई। ये क्या करेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एग्जाम्पल से समझो, इतने खतरनाक क्वेश्चन को, ये आपका क्वेश्चन था इतना खतरनाक था, देख के डर लग रहा है, यार ये तो हो ही नहीं सकता, शायद किसी ने भी आज तक इंटीग्रेशन नहीं की होगी, इस सवाल को इस सवाल में कन्वर्ट कर देगा। कैसी जबरदस्त चीज है ना। देखो आपके पास पूरे कमरे में कचरा ही कचरा फैला हुआ था,
कोई ऐसी चीज हो जाए 1 सेकंड में वो सारा कचरा साफ हो जाए, तो आप ऐसे से ऐसे हो जाओगे ना, खुश हो जाओगे। तो यहां भी बिल्कुल यही होगा कि भाई ये आपके मुश्किल सवाल को, बहुत खतरनाक सवाल को हलवा सवाल बना देगा। बस कुछ चीजों को फॉलो करना होगा, वो मैं बताता हूं। इट इज अ मेथड, ये एक ऐसा तरीका है जो इस्तेमाल किया जाता है व्हेन द इंटीग्रल इज टू कॉम्प्लेक्स, इंटीग्रल बहुत मुश्किल हो तो, एंड वी मेक इट सिंपल, और हम जब इसे सिंपल बनाना चाहते हैं, यानी इससे ये बनाना चाहते हैं, तो लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो, ये देखो, पहले तो मैंने ये चीज नहीं बढ़ाई कहीं भी। ये इस तरीके से भी हो सकता है कि 2x को मल्टीप्लाई करा दो x स्क्वायर से, 2x को मल्टीप्लाई करा दो 1 से, फिर सॉल्व कर लो, ये भी तरीका है। लेकिन यार ये बहुत मुश्किल लग रहा है, मजा नहीं आ रहा। कुछ बच्चों को तो समझ भी नहीं आ रहा होगा कि ये कैसा है। देखो बहुत आसान चीज है, ऐसी बात नहीं है कि बहुत मुश्किल चीज है, आसान चीज है। लेकिन अभी आप इनिशियल लेवल सीख रहे हो मेरे साथ मिलकर, तो आपको शायद मुश्किल लग रहा होगा, देखते ही समझ नहीं आ रहा होगा कि ये होगा कैसे। अब देखो, जो चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही ना, इसमें सबसे पहला पार्ट याद रखना। सबसे पहला पार्ट क्या है? पार्ट 1, सपोज करना है। यानी जो चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही उसको u के बराबर ले लो। ये चीज समझ नहीं आ रही होगी, है ना, ये चीज समझ नहीं आ रही तो इसे u के बराबर ले लो। लेट u इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, पहला पार्ट समझ में आ गया। अब दूसरा पार्ट समझो, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या करना है? इस चीज को डेरिवेट कर दो x के रिस्पेक्ट से। ये x है ना, तो x के रिस्पेक्ट से करना। du dx, इसको x के रिस्पेक्ट से डेरिवेट कर रहा है, ऐसे ही होता है ना डेरिवेट, सही। अच्छा, तो डेरिवेट होगा तो क्या हो जाएगा? 2x और 1 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये इधर ले जाओ, du x और dx, सही है। ये चीज आ गई और ये चीज आ गई। अब इसको कर दो सब्स्टिट्यूट। तीसरे स्टेट में क्या करना है? स्पेलिंग देख लेते हैं, सब्स्टिट्यूट, सही लिखा ना? हाँ सही लिखा, TITU, सब्स्टिट्यूट। गलत लिखा हमने, एक मिनट, स्पेलिंग गलत लिख रहा है। सब्स्टिट्यूट, TUTE, सब्स्टिट्यूट, ट्यूट हो गया तो आई थिंक यहाँ ई आता है। हाँ अब सही, सब्स्टिट्यूट। अब देखो करना क्या सब्स्टिट्यूट में, इसको बोल दो इक्वेशन 1। समझ गए? सबसे पहले क्या करना है, जो बहुत मुश्किल चीज है ना उसको u के बराबर ले लेना है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बहुत मुश्किल लग रहा था तो u के बराबर ले लिया। उसके बाद ठीक है, जो u के बराबर लिया था उसका डेरिवेटिव ले लो। डेरिवेटिव ऐसे लिखता है ना, d अपॉन डी एक्स, सॉल्व कर लो और du आ जाएगा, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट करो। अब देखो सबसे पहले समझो, तो आप यहां लिख लेना, पुट u एंड du इन इक्वेशन 1। देखो ये हो गया 2 और x, इसको तो हमने नहीं छेड़ा। ये आ गया u और ये आ गया dx। अब जरा बात समझना, कि करना क्या है यार। हमने, एक मिनट जरा, मुझे लग रहा है इधर थोड़ी हमसे गड़बड़ हो रही है, तो गड़बड़ को ठीक कर लेते हैं, वरना ये होगा नहीं आगे। हाँ सही है, कोई गड़बड़ नहीं हो रही, ठीक है। अब जरा देखो, हमें यहाँ dx के रिस्पेक्ट से डेरिवेट करना है, मगर यहाँ u है, एक बार इंटीग्रेट करना है, सॉरी। देखो याद रखना, अगर यहाँ x दिया हुआ है ना तो यहाँ dx होना चाहिए। अगर यहाँ पर x दिया हुआ है और ये du दिया हुआ है तो आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। आप अगर बिरयानी बनानी है तो चावल चाहिए होगा ना, यहाँ आटा चाहिए होगा। इस तरह का सिस्टम यहाँ भी है कि अगर x है तो यहाँ dx होना चाहिए इंटीग्रेट करने के लिए। अगर यहाँ x है और ये du है तो आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये x है और ये du है, तो अलग अलग चीजें हैं। तो आप दो अलग अलग चीजों को एक साथ कैसे सॉल्व कर सकते हो? पीछे मैंने जहां भी आपको सवाल कराया, कहीं भी ऐसा कुछ लिखा था मैंने कि x और du या x और dy? कुछ नहीं, ये लिखा हुआ था ना x और dx। इसका मतलब है कि ये गलत है, इस du को हटाना पड़ेगा, या इस x, अगर इस x को u कर दूं तो ठीक हो जाएगा, सही है। या अगर मैंने इसे x कर दिया है, इसे u कर दिया है, बात समझो, अगर मैंने इसे u कर दिया है, जैसे कि मैंने यहां u किया, तो फिर मुझे इसे x नहीं रखना, इसे भी u बनाना होगा। अब सही है, बात समझ आई?
देखो अगर मैंने यहां u कर दिया है ना, तो इस dx को भी मुझे du बनाना होगा। तो वो du कैसे बनेगा, इसका अगर डेरिवेटिव ले लूं तो सिंपल du बन जाएगा मेरे पास। अब देखो जरा ये बात समझो, u को इधर कर दिया 2x dx। अब देखो जरा 2x और dx किसके बराबर है, 2x dx du के बराबर है। तो इंटीग्रेशन u du सही है। अब इंटीग्रेट कर लोगे, अब आसान है, वही सेम पावर रूल लगाओ कि u ठीक है। अब डायरेक्ट नहीं करता, या 1 है +1 आ जाएगा, 1 है +1 आ जाएगा और c आ जाएगा। तो u का स्क्वायर 2 + c सही है। अब देखो हमें क्या करना है, फंक्शन को दोबारा x की फॉर्म में लिखना है, इन टर्म ऑफ x। तो u किसके बराबर लिया था, x स्क्वायर +1 और स्क्वायर और 2 + c। ये आपका फाइनल जवाब है। देखा मुश्किल लग रहा था ना, थोड़ा सा मेथड करके हमने इसको कितना आसान कर लिया। इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसे विदाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हैं, बस इस 2x को मल्टीप्लाई करा दो x स्क्वायर से और 1 से। लेकिन कभी कभार ऐसा होगा कि विदाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड सवाल हो ही नहीं पा रहा होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है। मुश्किल सवाल को हमने इतना आसान बना लिया। देखो जरा समझो, ये वाला सवाल कैसा था, ऐसा था ना, ये वाला सवाल ऐसा था ना, खतरनाक। अब ये वाला सवाल कैसा हो गया, ये स्माइली फेस के, अरे ये स्माइली फेस बनाने जाना ना, सैड फेस बन जाता है। ये वाला सवाल देखो कैसा कर दिया, कैसा था, ऐसा सवाल था ना, सब्स्टिट्यूशन ने ऐसा कर दिया। बस ये थोड़ा सा आपको तरकीब लगानी होगी। एक बार फिर देख लो जरा रिवाइंड करके वीडियो को, आपको ये बात इतनी मुश्किल नहीं लगेगी जितनी मुश्किल शायद अभी महसूस हो रही हो। आसान बात है, समझने वाली बात है। तो आज के लिए मैं यहीं तक रखता हूँ, बाकी मेथड मैं कल कराऊंगा, क्योंकि इस वीडियो को भी मुझे बहुत लंबा बनाना है। जान एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ कहता था, जान कार्टून आपने देखा हो, टर्किश कार्टून था, बहुत प्यारा कार्टून था। यकीन मानो वो मुझे इतना अच्छा कार्टून लगता था कि उस कार्टून में ना तरबियत की जाती थी कि बड़ों के साथ कैसे रहना है, नानी के साथ कैसे रहना है, दादा के साथ कैसा रहना है, दादी के साथ कैसे रहना है, अम्मी अब्बू के साथ कैसे रहना है, भाई बड़े भाई के साथ कैसे रहना है, छोटी बहन के साथ कैसे रहना है। जान उस कार्टून का हीरो था। ये गाना भी सुना होगा कि मैं जान और मेरी प्यारी मामा और मैं जान मेरे प्यारे बाबा। तो हम भी उस टाइम के बच्चे हैं, हम भी ये कार्टून देख के बड़े हुए हैं। बड़ी प्यारी तरबियत की जाती थी उसमें कि जान से गलती हो जाती थी तो उसके माँ बाप उसको वो समझाते थे। तो ऐसे कार्टून आने चाहिए हमारे माशरे में। वो मार धाड़ वाले कार्टून के जेरी भाग रहा है, टॉम पीछे लगा हुआ है, ये भी चलो एक तरफ अच्छे थे, लेकिन इस तरह के कार्टून बहुत ज़रूरी है हमारे माशरे में। ये जो आता था ना जान कार्टून, ये उसमें हर चीज़ सिखाई जाती थी बच्चों को छोटे छोटे तरीके से, कि किस तरह सेफ्टी रखनी है, किस तरह से बिल्डिंग में रहना है, किस तरह से घर में रहना है, किस तरह से बड़ों से बात करनी है। तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये भूल गया लेकिन हाँ ये कह रहा था मैं कि अभी इस बुक में बहुत सारे पेजेस बाकी हैं। आगे क्या हुआ इसी वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा। ज़रूर इसको देख लेना, परेशान नहीं होना। ज़रा एक बार वीडियो को दोबारा रिवाइंड करोगे ना, बात समझ आ जाएगी। हमेशा एक बात याद रखना, जिस चीज़ को यू लोगे उसको डेरिवेट ज़रूर करना। और डेरिवेट क्यों करना है, क्योंकि हम इस x को u बनाना चाहते हैं, dx को du बनाना चाहते हैं। तो डेरिवेटिव लेंगे तो ये dx du बनेगा, तो ये सवाल आसान हो जाएगा। बच्चे ये तो कर लेते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस ये करना भूल जाते हैं, फिर कहते हैं सर सवाल नहीं हो पा रहा। क्यों, होता क्या है कि यहाँ पर x रह जाता है, तो x रह गया तो सवाल तो होना नहीं है कभी भी, तो इसे u बना लेना। चलो कल करते हैं इंशाल्लाह। बाकी मेरे लिए दुआ करिएगा आप लोग कि कुछ अच्छी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट की हैं, अल्लाह ताला मुझे उसमें कामयाबी दे। आप लोगों की दुआओं से इंशाल्लाह ज़रूर। देखो अब जो पार्ट हम करने वाले हैं ना इंटीग्रेशन का, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल पार्ट है। उसकी वजह पता है क्या है, ये बेसिकली मुश्किल नहीं है, ये आसान है, मगर मुश्किल हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं मुश्किल, ज़रा बात समझो। हम फॉर्मूले याद नहीं करते, ये वर्ड अपने दिमाग में बिठाओ, बाय हार्ट। देखो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, आपके फिंगर टिप पर होना चाहिए। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भाई इंटीग्रेशन साइन एक्स की क्या होती है। डायरेक्ट बोलो माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अगर लिमिट नहीं दी हुई, लिमिट दी हुई तो सी हट जाएगा। बात समझ आ रही है। शुरू में फॉर्मूले चले होंगे,
मैं अभी भी कोशिश करूंगा चला दूं, अगर मैं भूल जाऊं, क्योंकि मैं भूल जाता हूं अक्सर एडिटिंग के टाइम पर, काम बहुत ज्यादा लगा होता है। तो अगर मैं भूल जाऊं, शुरू में, वीडियो के शुरू में फॉर्मूला शीट चली होगी जिसमें इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले जो हैं वो गिवन होंगे। तो आपने ये करना है कि उन इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूलों को जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं याद कर लेना है, फिंगर टिप पर होने चाहिए। समझ लो कुछ 20 से 25 फॉर्मूले हैं, लिख के रख लो कॉपी में अपने पास, उसे याद करो, रोज याद करो, रोज पढ़ो, रोज याद करो, रोज पढ़ो, ताकि फिंगर टिप पर आ जाए। फिर देखना ये ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट जो है ना, ये हलवा हो जाएगा। हलवा कौन सा हलवा? सूजी का, गाजर का हलवा। ठीक है, अब मैंने बता दिया, इसमें बहुत बड़ा रूल नहीं है। देखो कितना बड़ा भी टीचर हो जाए, कितना बड़ा भी टीचर हो जाए, वो ये काम जरूर करेगा, फॉर्मूले याद जरूर करेगा। देखो मेरा इल्म तो बहुत ज्यादा जो है ना कम है, बिल्कुल ही जीरो के करीब करीब है, लेकिन मैं भी फॉर्मूले याद कर कर इस वाले पार्ट में, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन में हीरो बन सकता हूं। मैंने इससे पहले किसी पार्ट में ये बात बोली, किसी टॉपिक में ये बात बोली? नहीं बोली। मैं ये जरूर कहता हूं फॉर्मूले याद करो, फॉर्मूले याद करो, लेकिन नहीं भी करते ना तो कुछ ना कुछ काम हो जाता है, कुछ ना कुछ समझ आ जाता है, कुछ ना कुछ निकल जाता है। लेकिन ये वाला पार्ट तो निकलेगा ही नहीं बगैर फॉर्मूले के। आप देखोगे ना साइन और कॉस आपके सामने आएंगे, आपको लगेगा यार ये तो ऐसे ही है जैसे पहले कर कर आया हूं, ये वैसे ही है जैसे होता आया है। इस बात को मैंने बता दिया, बाकी समझदार आप हो, मुझे उम्मीद है आप लोग समझदारी से काम लोगे, और जो फॉर्मूले शुरू में चले थे ट्रिग्नोमेट्री के वो अपने पास लिख लोगे, उसे याद कर लोगे, लिख लोगे, याद कर लोगे, लिख लोगे, याद कर लोगे। चलो, लेकिन अब सॉल्व करना भी सीख लो, क्योंकि इसको कैसे सॉल्व करोगे? फॉर्मूला तो आना चाहिए बेशक बेशक, मगर सॉल्व कैसे होगा वो मैं सिखाता हूं। पहले जरा मेरी बात समझो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में हो, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन में होगा क्या? कुछ नहीं होगा, बट ट्रिग्नोमेट्री दी हुई होगी, उस पर इंटीग्रेशन लगानी होगी। जैसे कि ये देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक रेशो है ना आपके पास, साइन क्यूब एक्स, उस पर इंटीग्रेशन लगानी होगी। अब कैसे लगानी होगी बात सुनो। सबसे पहला पॉइंट मैंने बहुत डिटेल में बता दिया कि लर्न बेसिक इंटीग्रल बाय हार्ट। बाय हार्ट का मतलब क्या है? जो बेसिक इंटीग्रल फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए, कोई 20-25 के करीब हैं वो। जैसे कि सबसे पहला फॉर्मूला और आसान, कि इंटीग्रेशन साइन एक्स, साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? डायरेक्ट लिख दो, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। चाहे आप किसी ग्रेजुएशन लेवल पे चले जाओ, पीएचडी कर लो, मास्टर कर लो, कुछ भी कर लो, इंटीग्रेशन साइन एक्स। मैथ की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि अगर 2+2 क्लास नर्सरी में पढ़ रहे हो ना, तो 2+2 पीएचडी करते वक्त भी 2+2 ही होगा। तो ये सबसे अच्छी बात है मैथ की, कि रूल अगर एक बार बनता है ना तो वो चलता है। केमिस्ट्री में टूटता रहता है, फिजिक्स में भी कम आगे पीछे होता है, लेकिन मैथ में ऐसा नहीं हो रहा होता। तो इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर है? माइनस कॉस एक्स के बराबर है। अब इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स किसके बराबर होगा? प्लस सी तो आएगा, क्योंकि इनडिफाइन है, इनडिफाइन है, सही है। अच्छा, अब हो गया। इफ पावर इज इवन यूज आइडेंटिटीज। बात समझो, अगर ये पावर इवन है तो ये नहीं करना कि इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स, दिमाग में आ सकता है ये चीज कर देता हूं कि साइन क्यूब एक्स और 3+c ये हो गया आंसर। ये गलत है, ये गलत है, ऐसे नहीं होता। होता तो फिर ये डायरेक्ट मैं इसको ऐसे ही कर दूंगा, ऐसे नहीं होगा। ये तो इस सिचुएशन में करते हो ना जब x के ऊपर स्क्वायर और dx हो, ये तो जब ठीक है ये चीज पावर रूल। यहां पर उस तरह पावर रूल नहीं लगेगा, या इंटीग्रेशन है, या अलग होगा काम। अब देखो, अगर पावर इवन आ जाए, ये पावर है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, पावर में डाला हुआ मैंने इस 2 को। अगर पावर इवन आ जाए, इस तरह से साइन स्क्वायर एक्स लिखा हो, तो पता है सबसे पहले क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल देखो, इस तरह से दिया हुआ मुझे, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले इसका फॉर्मूला लगाऊंगा, आइडेंटिटी लगाऊंगा। तो ये बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x/2, सही। तो फिर मैं क्या करूंगा? इसकी जगह पर ये लिख दूंगा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर है? इसके बराबर है 1 माइनस कॉस 2x/2 dx। अब मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, अब मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, एक आसान चीज को मुश्किल बना दिया। नहीं, वो जो पावर स्क्वायर है ना वो मुश्किल है,
वो सॉल्व नहीं करने देगी हमारे को हमारी इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को खत्म करके इस तरह लिखेंगे। याद रखना जब भी आपके पास आ जाए साइन स्क्वायर एक्स, ये कर लेना। हमारी क्लास में एक बच्चा था जिसका नाम था हम्माद, वो इंटीग्रेशन में बहुत तेज था। मेरी भी इंटीग्रेशन अच्छी थी लेकिन वो सबसे ज़्यादा तेज था। जब मैंने एक बार कोशिश की, मैंने उससे पूछा नहीं, मैंने खुद कोशिश की, मैंने कहा मैं पता करूं इसकी इंटीग्रेशन तेज क्यों है। बाद में पता चला उसकी इंटीग्रेशन तेज होने की वजह ये थी कि उसके पास फॉर्मूले लिखे हुए थे और वो फॉर्मूले याद करता रहता था। तो जो वो फॉर्मूले याद करता रहता था उसके दिमाग में बैठा हुआ था सब कुछ, वो फौरन देखता था, उसको फॉर्मूला समझ आ जाता था। हमें फॉर्मूले याद नहीं थे तो हमारी इंटीग्रेशन हल्की हो गई थी। तो साइन स्क्वायर एक्स इसके बराबर होता है, जहां भी कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ नजर आए इसके बराबर पुट करना। अभी मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज समझ लो, जहां भी इंटीग्रेशन लिखी हुई मिले ना, ये वाली याद रखना, जहां भी इंटीग्रेशन नजर आए sec x tan x, वो sec x के बराबर होगा, डायरेक्ट लिख देना। ये याद रख लो क्योंकि ये आएगी बहुत ज्यादा आगे, एमसीक्यूज में तो बहुत पूछी जाएगी। जहां भी इंटीग्रेशन लिखी हुई मिले cos x cot x, उसको cos x x लिख देना। ये cos x लिखा है मैंने, cos नहीं लिखा, ठीक है, नहीं बल्कि cos x लिखा है, इसको वेरीफाई कर लेना, आई थिंक cos x ही है, ठीक है। अगर ये sec है, ये cosec है, तो आई थिंक ये cosec होना चाहिए, ये cosec x प्लस c होना चाहिए। सही है, समझ आ गया। ये बेसिक रूल थे, बहुत मैंने बड़ा बड़ा आपको नहीं करके कराया, मैंने कहा इनको आसान कराऊं ताकि इनको ना बच्चों को परेशानी ना हो आगे बढ़ने में, ठीक है। तो याद रखना वो जो पावर वाला रूल है वो आप इंटीग्रेशन पे नहीं लगा सकते, सही है। मैं 10 बार बता चुका हूं, 10 बार कह चुका हूं, इस चीज को जरा जो है वो समझना। अच्छा, अब सोल्यूशन करते हैं इसकी। सबसे पहले इंटीग्रेशन है यानी आइडेंटिटी लगा के इसको आसान करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगेगा यहां पे। तो देखो साइन एक्स स्क्वायर एक्स और डी एक्स, इसमें कोई मसला नहीं। देखो ये क्यूब था ना, इसका मतलब क्या है, क्यूब का मतलब क्या है, 3 टाइम है, 3 टाइम है। क्यूब का मतलब यही होता है ना, 3 टाइम है कोई चीज। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 टाइम को यहां पे लिख दिया क्योंकि मुझे साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पता है। ये वाला नहीं लगाऊंगा, दूसरा लगाऊंगा। और मुझे साइन एक्स का फॉर्मूला, साइन एक्स ऐसे ही रखूंगा मैं। अब देखो हेयर मतलब फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। सब बच्चों को पता है, एक सवाल को मुख्तलिफ तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व हो जाएगा। सही है, मैं थोड़ा और आसान तरीका बता रहा हूं। तो साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को उस तरफ ले गया। अब इसको मैं यहां पुट कर दूंगा, साइन एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहां तक कोई मुश्किल नहीं है, सारे स्टेप सामने लिखे हुए हैं। आधी से ज्यादा बात बच्चों को तो जब भी समझ में आ जाती है जब सारे स्टेप टीचर बोर्ड पे लिख देता है। अच्छा, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड याद करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, अच्छा है रिवाइज हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते थे कि किसी चीज को हम सवाल को आसान बनाते थे, तो किसी चीज को हम u के बराबर ले लेते थे। आप v भी ले सकते हो, u खास नहीं है। तो ये cos को मैंने बराबर ले लिया, cos u के बराबर ले लिया cos x को, cos x को मैंने किसके बराबर ले लिया, u के। अब देखो अगर मैं यहां पे u पुट करूंगा तो इस dx को मैंने u बनाना होगा ना, तो इसका डेरिवेटिव ले लेता हूं मैं। देखो du डेरिवेटिव ले लिया मैंने, इसका डेरिवेटिव ले लिया। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, आई थिंक ये याद होना चाहिए, ठीक है। उधर ले जाओ, du माइनस साइन एक्स डी एक्स। देखो क्या किया, जरा फिर से समझो। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम किसी ऐसी चीज को जो हमारे को सवाल सॉल्व करने में मुश्किल कर रही हो, फिर समझो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करता है कि कोई ऐसी चीज जो सवाल को मुश्किल बना रही हो उसको u के बराबर ले लेते हैं। तो बेशक ये cos ही था जो हमारे सवाल को मुश्किल बना रहा था, तो मैंने इसे u के बराबर ले लिया। अब मैंने क्या किया, अब इसका डेरिवेटिव भी लेना पड़ता है, क्यों, क्योंकि इस dx को du बनाना होता है। क्योंकि देखो अगर यहां x था तो x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन हो रही थी। अब जब यहां पे u आएगा, जैसे कि ऐसे, देखो cos की जगह पुट कर दिया u,
तो अब यहां u आ गया, तो अब ये मुझे dx नहीं चाहिए क्योंकि मैं u के रिस्पेक्ट से कर रहा हूं, तो अब मुझे इसे u चाहिए, du। तो du कहां से मिलेगा, अगर मैं यहां डेरिवेटिव ले लूं, तो यहां जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो ये du बनेगा। अच्छा इसको उधर ले जाओ, देखो एक काम करते हैं, 1 माइनस यू का स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये माइनस का साइन जरा मैं वेरीफाई कर लेता हूँ कि माइनस का साइन कहीं हमें फंसा ना दे, ठीक है। माइनस का साइन आएगा, इस माइनस को साइन को यहां से हटाकर इस तरफ ले आते हैं, सही। तो देखो साइन एक्स डी एक्स, ये रहा साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर है, माइनस डी यू के। तो 1 माइनस यू का स्क्वायर, माइनस यहां बाहर आ जाएगा, ये वाला माइनस बाहर लिख दिया मैंने, और डी यू आ गया। देखो ये पूरी चीज किसके बराबर थी, साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर है, माइनस डी यू के। तो माइनस बाहर लिख दिया और डी यू लगा दिया साइन एक्स डी एक्स की जगह। अब इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट 1 पर भी होगा, इंटीग्रेट इस पर भी होगा। ये ब्रैकेट बना दो क्योंकि माइनस सबके साथ है, ये याद रखना, माइनस होल पर है, तो ब्रैकेट बना दो, इंटीग्रेशन 1 पे लगाओ और डी यू, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन यू के स्क्वायर पे लगाओ डी यू, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन करो, फिर बोल रहा हूँ माइनस सबके साथ है, माइनस को बाहर रखना जब भी ब्रैकेट लगाया। अच्छा ये क्या होगा, 1 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, वो इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, यू बचेगा, ठीक है। ये तो आपको पता है यू स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेशन, यू क्यूब। अच्छा और प्लस सी भी लगेगा। अच्छा अब प्लस सी अंदर लगेगा बाहर लगेगा, आई थिंक अंदर ही लगना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, यहाँ तक नहीं, ये बाहर लगेगा, प्लस सी बाहर लगेगा क्योंकि कांस्टेंट के साथ माइनस नहीं आएगा, ठीक है। सही है, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसको थोड़ा सा ना मजीद सिंप्लीफाई कर दो, फाइनल आंसर लिख देता हूँ इसका मैं। देखो इसको थोड़ा सा ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ, u माइनस यू क्यूब 3 प्लस सी, सही है। u किसके बराबर था, देखो क्योंकि हमें अपना जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर u की फॉर्म में नहीं देना, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में देना है। तो u जिस चीज के बराबर लिया था उसको दोबारा पुट कर दो। तो u किस चीज के बराबर लिया था मैंने, कॉस के, कॉस एक्स माइनस और कॉस क्यूब एक्स 3 और प्लस सी, ये हमारा फाइनल जवाब है। और देख लेना ठीक है गलत है, आया ठीक है, लेकिन बस एक छोटा सा काम है कि इस माइनस को ना इधर सॉल्व कर दो, तो ये ब्रैकेट हट जाएगा। इस माइनस को हम बाहर क्यों रख रहे हैं, वैसे ठीक है, बस इस माइनस को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो जब इस माइनस को मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और सी तो बाहर था तो सी के साथ तो कुछ होगा नहीं। ये आपका फाइनल आंसर है। अब आप बोलोगे सर ये तो आसान था, ये आपने तो मुश्किल कर दिया। नहीं नहीं, ये मुश्किल नहीं किया, ये इंटीग्रेशन ख़त्म करनी थी, इंटीग्रेशन लेनी थी, तो इंटीग्रेशन ख़त्म हो गई। यहाँ इंटीग्रेशन है नहीं है, अब आसान हो गया ना। अब किसी के दिमाग में आ सकता है बज़ाहिर अगर इंसान देखे तो भाई ये तो एक टर्म लिखी हुई थी साइन क्यूब एक्स, आपने सॉल्व करके 3 टर्म बना दी। लेकिन मज़े की बात ये भी तो देखो, वहाँ इंटीग्रेशन में लिखी हुई थी, यहाँ विदाउट इंटीग्रेशन लिखी हुई है। तो ये मुश्किल है, ये आसान है। तो ये स्टेप्स कर कर आप इधर आओगे, पेपर में कर सकते हो ये स्टेप्स, इतना टाइम नहीं लगेगा। ये तो मैंने रोक रोक के आपको समझाया है तो इसलिए टाइम ज़्यादा लगा है। तो आई होप ये समझ में आ गया हो। बस आखिर से मुराद है इस टॉपिक के आखिर में, अभी और टॉपिक्स हैं। आखिर में बात बोलूँगा, जिस बच्चे ने फॉर्मूले को इग्नोर किया, इंटीग्रेशन उसे इग्नोर कर देगी। इंटीग्रेशन जिंदगी भर मसला करती है बच्चों को कि एक बार सही से ढंग से समझते नहीं है। अगर एक बार ढंग से समझ लेना तो इंटीग्रेशन से ज़्यादा आसान टॉपिक मुझे नहीं लगता कोई होगा आप लोगों के लिए, तो इसको देख लेना। चलो अब आगे चलते हैं, अगले टॉपिक्स को समझते हैं, अगले टॉपिक कर। तो भाई कॉफ़ी पी लो, चाय पी लो। वैसे ना मैं कॉफ़ी पीता हूँ ना चाय पीता हूँ, आप पी लो। क्यों पी लो? एक्टिव हो जाओ, बिल्कुल ऐसे एक्टिव हो जाओ कि अगर पिन भी गिरे ना आवाज़ आ जाए, ऐसे एक्टिव हो जाओ। क्यों? क्योंकि मैं कराने जा रहा हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट। यकीन मानो ये हमेशा बच्चों के लिए ना डरावना ख्वाब बना रहता है। इंटीग्रेशन में ना 2 चीज़ें तंग करती हैं बच्चों को, एक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट,
एक है टिग्नोमेट्री वाला, और इसके अलावा पार्शियल फ्रैक्शन वाला भी है, वो थोड़ा ज़्यादा तंग करता नहीं है, लेकिन ये बहुत तंग करते हैं। वो बच्चे कर लेते हैं, वो समझ भी जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। अब देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा कब, समझना ज़रा बात को। आपके पास दो फंक्शन आ रहे होंगे, नहीं समझ में आई होगी मुझे पता है, ठीक है, अभी ज़रा समझो। दो फंक्शन आ रहे होंगे से क्या मुराद है, एक एक्स आ रहा होगा और एक साइन एक्स। देखो ये बात आपको पता है ना कि एक्स जो है वो अलजेब्रा है और साइन एक्स जो है वो टिग्नोमेट्री है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या होगा कि कभी अलजेब्रा, देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या हो रहा होगा, कभी अलजेब्रा मल्टीप्लाई हो रही होगी टिग्नोमेट्री से, यानी x मल्टीप्लाई हो रहा होगा साइन x। देखो अब एक बात याद रखना, यहां अलजेब्रा मैंने बोला है तो x की जगह कुछ भी आ सकता है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। सिर्फ ये दिमाग में बना के नहीं बैठ जाना कि सिर्फ x ही आएगा हमेशा, ठीक है। हो क्या रहा होगा बस ये दिमाग में रखो कि यार कभी अलजेब्रा मल्टीप्लाई हो रहा होगा टिग्नोमेट्री से, कभी लॉग मल्टीप्लाई हो रहा होगा टिग्नोमेट्री से, कभी टिग्नोमेट्री मल्टीप्लाई हो रही होगी अलजेब्रा से, कभी इनवर्स टिग्नोमेट्री मल्टीप्लाई हो रही होगी आपके पास इनवर्स टिग्नोमेट्री मल्टीप्लाई हो रही होगी एक्सपोनेंशियल से। जरा समझाता हूं, देखो यहां क्या हो रहा है, अलजेब्रा मल्टीप्लाई हो रहा है टिग्नोमेट्री से, यहां क्या हो रहा है, लॉग मल्टीप्लाई हो रहा है एक्सपोनेंशियल से, यानी ln x और e की पावर x। इस तरह से होगा सवाल, नजर आ जाएगा, देखते ही नजर आ जाएगा कि यार ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ये fx कह लो इसे जो कि है ln x, और इसे कह लो आप gx जो कि है e की पावर x। समझ रहे हो। अब यहां तो कभी ऐसा हो रहा होगा कि अलजेब्रा मल्टीप्लाई हो रहा होगा लॉग से, यानी x और ln x, ये अलजेब्रा है। तो इस सिचुएशन में दो अलग अलग फंक्शन है। अब दो अलग अलग फंक्शन को सॉल्व करने के लिए लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड। अगेन इसको समझ लेते हो तो बहुत आसान हो जाएगी चीज आज की वीडियो के बाद। अब देखो जैसे यहां पर है, ये x अलजेब्रा है और टिग्नोमेट्री साइन x है, यानी दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इंटीग्रेट करना है। इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। आसान अल्फाजों में यहां लिखा हुआ भी है कि इट इज अ मेथड यूज टू इंटीग्रेट। ये एक तरीका है जो इंटीग्रेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। ये एक फंक्शन हो गया fx और ये दूसरा फंक्शन हो गया gx, या ये gx कह लो और इसे fx कह लो, ठीक है, समझ गए। ये भी हो सकता है कि टिग्नोमेट्री मल्टीप्लाई हो रही हो लॉग से, टिग्नोमेट्री जैसे साइन की जगह कॉस ले लेते हैं, वरना बच्चे बोलेंगे बार बार साइन ही आता है क्या। ये कॉस हो गई, मल्टीप्लाई हो रही है लॉग से। देखो अब इसको इंटीग्रेट करना है तो आपको लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड। समझ गए। फॉर्मूला देखो, असल है फॉर्मूला, जिस बच्चे ने फॉर्मूला पिक कर लिया उसने सवाल को पिक कर लिया। इसको रिमूव कर दे। अच्छा फॉर्मूला देखो, देख रहे हो ना, देखो फॉर्मूला देखो, देखो u कैसे पहचान में आएगा मैं बताता हूं। इस तरीके से पहचान में आएगा u, ये रूल लगाना मैं सिखाता हूं। v, पहले हमें u को पहचानना होगा कि u कौन सा है। और याद रखना, अगर आपने u को गलत आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका सवाल उसी वक्त गलत हो जाएगा, चाहे आप 1000 स्टेप ही क्यों ना करो, 0 आएंगे 10 में से। फिर सुन लो, चाहे बोर्ड में हो, ई कैट में हो, कहीं भी ये सवाल आए, अगर आपने u को गलत पहचाना तो आपको उसी वक्त 0 मिलेगा, स्ट्रेट 0 मिलेगा। क्योंकि टीचर फिर आगे चेक ही नहीं करेगा कि सही किया है या गलत, क्योंकि 100% होगा कि आपने गलत किया होगा। तो u और v को अगर गलत पहचाना तो आपका आंसर पहले स्टेप में ही गलत हो जाएगा और 0 मार्क्स मिलेगा, चाहे फिर 1000 पेज ही क्यों ना भर दो आंसर निकालने के लिए। तो अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल मेरा u था, एग्जाम्पल के तौर पे वो था साइन x, मैंने गलती से लिख दिया ux, तो टीचर देखते ही मुझे क्या करेगा, 0 नंबर दे देगा, आगे वो चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि 100% है कि आगे उसने गलत किया हुआ होगा। अब वजह बताता हूं क्यों। क्योंकि u और v फिक्स हैं, u और v फिक्स हैं। एक रूल के तहत u और v पहचाना जाता है, जैसे हम बोलते हैं ILATE रूल, वो मैं लगाना सिखाता हूं। पहले फॉर्मूला देख लो, u और v, एक फंक्शन है u, दूसरा फंक्शन है v। सबसे पहले u और v को हम पहचानेंगे
कि u कौन है v कौन है, अभी वो मैं करके दिखाऊंगा। पहले u लिखा जाएगा, v को इंटीग्रेट किया जाएगा, माइनस लगाया जाएगा, होल पे इंटीग्रेशन आएगी, u का डेरिवेटिव होगा, इंटीग्रेशन होगी v की जैसे यहां पर हुई है, फिर होल पे इंटीग्रेशन होगी। अब थोड़ा सा इस फॉर्मूले को मैं यूज करके दिखाता हूं ताकि सारी बात क्लियर हो जाए। ये है ILATE रूल। आई का मतलब क्या है समझ लो, आई का मतलब है इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, जैसे साइन इनवर्स हो गया और कॉस इनवर्स हो गया, कुछ भी हो सकता है जो भी इनवर्स होता है आपके पास। एल का मतलब है लॉग, लॉग, लॉग क्या होता है, जैसे कि आपके पास हो गया ln x या आपके पास हो गया log x, इस तरह से। ए का मतलब होता है एलजेब्रा, एलजेब्रा यानी x हो गया, y हो गया, x स्क्वायर क्यूब, कुछ भी हो सकता है। टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, जैसे कि साइन x हो गया, कॉस x हो गया, कुछ भी हो सकता है। ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंट, तो ये आपका पास e की पावर x हो गया या 3 की पावर x हो गया, ठीक है, समझ गए। अब यानी इसका मतलब क्या है, ये इनवर्स है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ये लॉग है, ये अलजेब्रा है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये एक्सपोनेंशियल है। अब जरा बात समझो, जो चीज पहले आ रही है इसमें देखो क्या चीज पहले आ रही है, जो चीज पहले आ रही है वो u होगा। फिर समझो, जो चीज देखो ट्रिग्नोमेट्री से पहले आ रहा है अलजेब्रा, तो यहां पर आ रहा है अलजेब्रा, तो यानी u क्या होगा, x होगा। ILATE रूल, आई लेट में मतलब ताखीर से पहुंचा, लेट पहुंचा, लेट को उर्दू में ताखीर बोलते हैं और इसमें आसान क्या बोलते हैं, देर से पहुंचना। तो आई लेट, मैं देर से पहुंचा। याद रखना जो चीज इसमें पहले आती है ना उसको यहां पर u लोगे। देखो इसको ऐसे भी लिख सकता था, इसी सवाल को मैं ऐसे भी लिख सकता था, साइन x और x और dx, ऐसे भी लिख सकता था, ये भी ठीक है। आपने ये नहीं करना कि जो चीज पहले आ रही है उसको u ले लोगे, नहीं नहीं, जरा बात समझो, यहां पर जो चीज पहले आ रही है और वो यहां पर मौजूद है उसे u लोगे। पहले क्या आता है, अलजेब्रा आ रहा है, पहले पहले अलजेब्रा आ रहा है ना, तो इसीलिए x को u लोगे। अगर ऐसा होता ILTAE रूल, ये रूल होता तो t पहले आ रहा होता तो मैं t को अलजेब्रा, t को u लेता, मगर अभी क्या है, अभी आपके सामने a पहले आ रहा है तो a को u लोगे, हमेशा अलजेब्रा को u लोगे। इस सवाल में दो चीजें हैं आपके पास, a और t, तो पहले कौन आ रहा है, अलजेब्रा आ रहा है, तो अलजेब्रा u होगा। यानी यहां पर देखना है, यहां पर नहीं देखना, यहां पर अलजेब्रा पहले आ रहा है ना, तो इसीलिए अलजेब्रा u होगा, और जो बाद में आ रहा होगा वो v होगा, जैसे कि साइन x। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो। अब थोड़ा सा आसान हो गया होगा, मैंने चीजें समझा दी है ना। देखो क्या था, लो मैं खुद ही भूल गया। अच्छा एक मिनट, याद है मुझे, मैं भूला नहीं हूं, थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूं। अब इस फॉर्मूले को लगाते हैं, ठीक है। अच्छा u क्या है, x, v क्या है, साइन x। सर ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, इसी चीज को दोबारा लिख दिया। अब ये वाला पार्ट है ना, इस वाले पार्ट को देखो, एक काम कर, बल्कि लाइन नहीं मिटा रहा वरना अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा सबसे पहले क्या आएगा, u क्या है, x, तो u आ गया, ठीक है। फिर आएगा v इंटीग्रेशन के अंदर, साइन x dx, इसी फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं, देखो परेशान नहीं होना। उसके बाद आएगा माइनस, देखो माइनस आ गया, फिर इंटीग्रेशन आएगी, होल पर आएगी। उसके बाद क्या आएगा, u का डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव, और x के रिस्पेक्ट से ही लेंगे, ठीक है, याद रखना। उसके बाद क्या आएगा, इंटीग्रेशन साइन की। अब देखो यहाँ जगह नहीं है ना, इस लाइन को मुझे मिटाना पड़ेगा वरना बच्चों को सवाल समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन है साइन v की यानी इसकी dx, अब होल पर dx। देखो सेम फॉर्मूले को बस u और v पुट कर दिया और कुछ नहीं किया, जरा सही से देख लो कि समझ आ जाएगी बात। अच्छा अब इंटीग्रेशन x साइन x और dx। अच्छा देखो
एक्स तो एज इट इज आएगा, एक्स पे ना इंटीग्रेशन करना है ना डेरिवेटिव करना है, एक्स एज इट इज आ गया। ब्रैकेट बना देना ताकि समझ में आ जाए। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, अभी पढ़ाया था, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस। एक मिनट देख लेता हूँ, हाँ सही है, याद होना चाहिए, मैंने कहा था ना, ठीक है सही है। अच्छा, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1, एक मिनट, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, ऐसे नहीं होगा, समझ नहीं आएगा आपको। स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, देख लो एक ब्रैकेट लगाना भी कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी माइनस कॉस और एक्स, और डी एक्स एज इट इज आ गया, एक्स साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, माइनस एक्स एज इट इज आ जाएगा आगे और कॉस एक्स, ठीक है, इसको सॉल्व कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन 1 मल्टीप्लाई हुआ इससे, माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये प्लस हो गया, देखो क्या किया, माइनस माइनस प्लस, 1 मल्टीप्लाई हुआ कॉस एक्स तो कॉस एक्स और डी एक्स। अब अगेन इस पर इंटीग्रेशन लगाओ, कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, अभी पीछे मैंने पढ़ी, साइन होती है। अच्छा, इनडिफाइन था तो सी आ जाएगा आखिर में, ये इसका आंसर है। देखते सही है गलत है, ये गलत बता रहा है, नहीं नहीं गलत नहीं बता रहा, सही बता रहा है, सही बता रहा है, बस एक थोड़ा सा ना फर्क है। अब देखो ये तो कोई भी कर सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है। साइन एक्स क्या किया, समझ में आया, एक्स कॉस एक्स प्लस, समझ में आया क्या किया, बस वो माइनस वाले को बाद में लिख लिया, प्लस वाले को पहले। अभी इसको पता है बाद में क्यों लिखते हैं, कभी कभार ये यहाँ पर लिखा हुआ होता है ना, हमारी आंखें माइनस इग्नोर कर देती हैं, या हम माइनस इग्नोर कर देते हैं, जस्ट प्लस को ले लेते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, तो इसीलिए इसको बीच में लिखने से ना इग्नोर नहीं होता। ये था इंटीग्रेशन बाय पार्ट, एक से लेके मैंने आपको जो है ना 100 तक पूरी बातें समझा दी कि कैसे क्या जो है सवाल को करा जाएगा। हमेशा याद रखना है कि दो डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तरीका मैंने आपको बता दिया था, ये फॉर्मूला है, इस तरीके से आप u और v पहचानोगे, तो उसको सही से देख लेना एक बार, अच्छी बात समझ आ जाएगी। अब अगला सवाल जो मैं आप लोगों को कराऊंगा भाइयों बहनों को, वो कराऊंगा पार्शियल फ्रैक्शन। चलो पार्शियल फ्रैक्शन करते। तो स्टूडेंट अब जो है वो बात करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन, यानी पार्शियल फ्रैक्शन होगा आपके पास और इंटीग्रेशन लगानी होगी। अच्छा, अब मुझे ज़रूरत तो नहीं है कि मैं आपको ये समझाऊं कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, चलो समझा देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा, मुझे उम्मीद है आपको आता होगा, लेकिन रिवीजन हो जाएगा और मेरे साथ आप भी रिवीजन कर लो। पार्शियल फ्रैक्शन में ना आप एक चीज़ देखोगे कि जो डिग्री होगी ना आपके पास डिनोमिनेटर की वो बड़ी होगी, और जो डिग्री होगी ना न्यूमरेटर की वो छोटी होगी। अरे डिग्री से क्या मुराद है, ये पावर, इसे कहते हैं डिग्री। अगर हम डिग्री कह रहे हैं ना, मतलब कह रहे हैं पावर किसकी, एक्स की, ठीक है, जो एक्स की पावर है ना वो बड़ी होगी डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में छोटी होगी। आप खुद भी देख के पहचान सकते हो, देखो यहाँ क्या है, एक्स के ऊपर स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ रहा है 1, तो बात समझ में आ रही है कि यहाँ पावर बड़ी है, यहाँ पावर छोटी है। तो जो x की पावर होगी ना डिनोमिनेटर में वो ग्रेटर होगी, जो x की पावर होगी ना न्यूमरेटर में वो लेस होगी। सही है, इस चीज को याद रखना। आप इसके ऊपर इंटीग्रेशन लगा देते हैं, बस खत्म बात। आपकी जिंदगी को मुश्किल बनाने के लिए इतना काफी है कि कोई भी चीज दी हुई है मैं उस पर ये कर दूं, बाकी आपकी जिंदगी खुद ही मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अब मुझे उम्मीद है आप मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अब आप समझ चुके हो, बेसिक क्लियर हो गई है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हो तो बहुत अच्छी अच्छी इंटीग्रेशन भी खुद ही सॉल्व कर सकोगे इजीली। मैं ये नहीं कहता कि मैंने आपको मतलब 100% करा दिया, लेकिन इतना करा दिया है कि अब आपको कोई भी मेथड ये नहीं लगेगा कि ये पहली बार सुन रहा हूं मैं, ये पहली बार देख रही हूं मैं, ये पहली बार है, ये मुझे आता है, मैं कर सकता हूं क्योंकि मैंने पढ़ रखा है सर से। इधर आओ, इधर समझते हैं। तो थोड़ा सा इंग्लिश भी देख लेते हैं, इंग्लिश बेहतर हो जाएगी। इट इज अ मेथड, ये एक मेथड है यूज टू इंटीग्रेट, जो कि ये भी इंटीग्रेट कर रहा है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या होगा कि न्यूमरेटर में डिग्री छोटी होगी, डिनोमिनेटर में डिग्री बड़ी होगी, बाय ब्रेकिंग अ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन इनटू अ सिंपल फ्रैक्शन। अच्छा, अब
ये वाहिद वाली इंटीग्रेशन है जिसमें ना सबसे पहले आपको इसे सॉल्व करना होगा, उसके बाद इंटीग्रेशन अप्लाई होगी। आओ जरा करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां मैं लिखूंगा PAR, पार, स्पेलिंग क्या है, हाँ ये नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, देखो पार्शियल फ्रैक्शन मैंने कहा, तो मैंने क्या कहा, 3x + 5 अपॉन x - 1 और x + 2। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन करने की भी मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, आई होप वो आप लोगों को टेक्निक्स याद होनी चाहिए, वरना फिर पार्शियल फ्रैक्शन भी नहीं हो पाता। ठीक, यहां पर सबसे सिंपल वाली टेक्निक लगेगी। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, इस वाले फैक्टर को ले लेना है a, ठीक है, ये वाला फैक्टर न्यूमरेटर में a आ गया और ये वाला फैक्टर लिख लिया, फिर आ गया प्लस, फिर आ गया b, और फिर ये वाला फैक्टर आ गया x + 2। अच्छा, याद है ना कि अगर इसके ऊपर स्क्वायर हो या होल पे स्क्वायर हो तो तरीकेकार अलग होते हैं, उसको दिमाग में रखना। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फाइंड a एंड b को मैं फाइंड करने की कोशिश करूंगा। 3x + 5 x - 1 और x + 2, सही, इसको एज इट इज लिख दिया। इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो x + 2 और b x - 1 और x - 1 और x + 2। देखो x माइनस ये और ये कैंसिल हो गया आपस में, देखो सेम है ना, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो 3x + 5 = a x + 2 और प्लस b और x - 1। ठीक है। अच्छा, अब देखो a की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत आसान काम है। x की कोई ऐसी वैल्यू रख लो जिसपे b 0 हो जाए, तो a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी आपके पास। हेयर फॉर a x = -1, नहीं -1 नहीं, +1। देखो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा कि इसको 0 बनाना है। अब इसको 0 बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं x की कोई ऐसी वैल्यू रख लेता हूं कि ये चीज 0 हो जाए। तो ये 1 है, -1 है, तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रख लूं तो ये 0 हो जाएगा। अच्छा, टेंशन नहीं लो, ये चीज 0 नहीं होगी, ये 0 नहीं होगी, अभी आपके सामने मैं करता हूं। तो x की वैल्यू 1 रखी है हमने, तो ये 1 -1, देखो -1 + 1 कैंसिल हुआ, b 0 हो गया, तो ये हो गया, देखो 1 × 3 + 5 8 3। एक मिनट है, इसको जरा साफ सुथरा कर लेते हैं, काम होना चाहिए साफ सुथरा, तभी मजा आता है। एक लाइन भी अगर परफेक्ट खिंची हुई हो ना तो देखने में अच्छी लगती है, जो कि खिंची नहीं हमसे परफेक्ट। a = नीचे ले आते हैं। अब आप बोलोगे सर ये ई कैट में ऐसा होगा, ई कैट में इतना लंबा नहीं करना होगा, छोटा छोटा सा करना होगा, तो लेकिन समझाऊंगा तो पूरा ही ना आप लोगों को। अच्छा, अब b निकालते हैं, फॉर b। अच्छा, b के लिए अब a को 0 रखना होगा, तो a की ऐसी वैल्यू रख लेते हैं कि b 0 हो जाए, सॉरी x की ऐसी वैल्यू रख लेते हैं कि a 0 हो जाए, -2 रख लेते हैं, 0 हो जाएगा। फॉर b x = -2, यहाँ रखो 3 और -2, उसके बाद +5 एज इट इज आ गया, a आ गया, -2 + 2, देखो कुछ नहीं कर रहा, यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, और b -2 -1। ठीक है, x की जगह जहाँ जहाँ था -2 रख दिया, तो -2 + 2 a 0 हो गया, ये कितना हो गया, -6 + 5 = -3 और b। देखो समझ में आया क्या हुआ, 0 -3 b, सही सही। इधर देखो -6 5, तो -1 -3 और b, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 1/3 = b। अब a और b जो दोनों आपके आ चुके हैं, इसे आप पुट करोगे इक्वेशन नंबर, पुट इन इक्वेशन QUATION, इक्वेशन a कह लेते हैं, इधर पुट होता है। ठीक है, तो ये आ गया 3x + 5
डिवाइडेड बाय x माइनस 1 और x प्लस 2 और इक्वल टू a कितना था, देखो a कितना निकाला 8/3, ये बराबर में लिख दो, चाहो तो रेसिप्रोकल करके लिख लो, डायरेक्ट भी लिख दो तो भी वो एक ही बात आएगी, रेसिप्रोकल होके वो 3 के साथ ही आ जाएगा, 1/3 और x प्लस 2। अब इस पूरे काम में इंटीग्रेशन कहाँ थी, अब आएगी इंटीग्रेशन, ये पूरे काम में अभी तक इंटीग्रेशन कहीं भी नहीं थी, अब इंटीग्रेशन आएगी हमारे पास यहाँ, ठीक है, ये समझ में आ गया ना। अच्छा अब इसको जो है ना वो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, अभी कोई ज़्यादा यहाँ मुश्किल नहीं है। अब इस पर इंटीग्रेशन लगानी थी, है ना, यही करना था ना, इंटीग्रेशन लगानी थी ना। अब देखो इसको ऐसे कर लो, इंटीग्रेशन हमेशा होल पे लगती है, याद रखना। अच्छा अब इस पूरे को ना आई लिख लेता हूं मैं, इस पूरे को मैं आई लिख लेता हूं, क्योंकि अब इसको तो हमने सॉल्व करना है, क्योंकि ये चीज़ इसके बराबर आ गई है तो इस पे हम इंटीग्रेशन लगाएंगे। देखो बेशक सॉल्व इसे करना था, मगर हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनाकर इसको ये बना लिया, तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना। तो अब हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन 8/3 x माइनस 1 और dx। देखो इंटीग्रेशन इस पर आ गई, जैसे सम वाला रूल याद रखो, सम वाले रूल में क्या बताया था कि हर टर्म पे अलग अलग इंटीग्रेशन आएगी, इस टर्म पे इंटीग्रेशन आ गई, अब इस टर्म पे इंटीग्रेशन आएगी। अच्छा अब एक और चीज याद रख लो, शुरू में ही पढ़ाई थी कि ये जो कांस्टेंट होता है ये बाहर आ जाता है, तो यहां से इसको हटाओ, पहले तो मैंने लिख दिया था ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ गया, इसे बाहर ले आओ, इसी तरह इसे भी बाहर ले आओ, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, ये कुछ नहीं करेगा, इसको कोई वो नहीं है करने की मसला मसाइल। अच्छा अब इस चीज़ को सॉल्व कर रहे थे ना, इसको दोबारा लिख लेता हूँ ताकि आपको याद रहे कि मैंने इंटीग्रेशन की किसकी थी। बज़ाहिर कितना आसान लग रहा है, लेकिन था कितना सा मुश्किल। ये आ गया, ठीक है। अब याद करो, अगर पावर 1 हो न्यूमरेटर में, मैंने बताया था अगर पावर 1 हो तो किसके बराबर लिखा जाता है, फिर से याद करो। देखो मैंने ये बताया था ना कि अगर इंटीग्रेशन 1/x हो और dx हो, या और इंटीग्रेशन x की पावर -1 dx हो, तो किसके बराबर होता है, ln x के। देखो x की जगह कोई ब्रैकेट भी आ सकता है, तो यहाँ ब्रैकेट आ गया x की जगह, यहाँ ब्रैकेट आ गया, तो कोई मसला नहीं है। हम क्या करेंगे, 8/3 एज इट इज लिखेंगे, ln आ जाएगा और ये पूरा ब्रैकेट लिख देंगे x माइनस 1। इसी तरह प्लस लगा के 1/3 लिख देंगे, ये पूरा ब्रैकेट आ जाएगा ln के साथ, x प्लस 2 और प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है। अब देखो कितना मुश्किल लग रहा था, लेकिन ये ताम झाम लगा के हमने इसे कितना आसान कर लिया। अब सॉल्व कर सकते हो आप x की वैल्यू डालकर, जो भी आंसर निकालना चाहो निकाल सकते हो। चेक करते हैं, ठीक है। 8/3 ln, एक मसला है वो बता देता हूँ क्या मसला है। इसको ना मोड में रखा जाता है, सही है, कोई मसला नहीं है, आप लोगों को तो ये पता भी नहीं चली होगी बात, लेकिन इसको ना ये मोड में रखते हैं ln के साथ, ऐसे। अब सही है, सही समझ में आ गया ना। ये क्या किया, ये देखो डिनोमिनेटर में पावर 1 थी, तो जब डिनोमिनेटर में ब्रैकेट की पावर 1 होगी तो हम क्या करेंगे, उसको ln के साथ लिख देंगे, सही। कांस्टेंट तो आगे रहेगा ही रहेगा, वो तो कांस्टेंट को क्या छेड़ोगे आप, ये मैंने बताया भी था, देखो याद करो ये चीज़ मैंने बताई भी थी। अब x की जगह अगर कोई ब्रैकेट आ जाए तो क्या मसला है। अच्छा अब मैं देख लेता हूँ और क्या रह गया है, कुछ एग्जाम्पल्स करा देता हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल करा देता हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन हमारा हो गया। अब डिफाइन इंटीग्रल आ गया हमारे पास। डिफाइन इंटीग्रल क्या होता है, अब डिफाइन इंटीग्रल पढ़ते हैं, ठीक है। वैसे तो मैंने डिफाइन इंटीग्रल करा दिया था, मगर अब मैं डिफाइन इंटीग्रल भी आपको पढ़ा देता हूँ, सही। तो चलो ये समझ में आ गया, अब डिफाइन इंटीग्रल की तरफ चलो। तो स्टूडेंट अब जो है हमने पढ़ना है डिफाइंड इंटीग्रल या डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। अच्छा डिफाइन या डेफिनेट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना इसमें आपको लिमिट दी हुई होगी। फॉर एग्जाम्पल अभी इससे पहले जितनी भी इंटीग्रेशन हमने करी उसमें कहाँ तक जाना था, कहाँ से शुरू करना था, हमें नहीं पता था, है ना। हमें ये नहीं पता था कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है, जब भी हमारा आंसर जो है वो किसी एक्सप्रेशन में आ रहा था। मगर अब हमें पता होगा कि हमें कहाँ से शुरू करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 से शुरू करना है या 0 से शुरू करना है, और b कहाँ तक जाना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 तक जाना है। तो पहले जो किया
जब हमें नहीं पता कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, तो उसे हम बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है। और जब हमें पता हो कि कहां से शुरू करना है और कहां जाना है, तो उसे हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। इस चीज को हमने अच्छी तरीके से याद रखना होगा। याद रखना, a और b गिवन मिलेगा। अब देखो a क्या है, समझ लो, लोअर लिमिट, और पीछे मैंने आपको इसका आइडिया दे दिया था कि ये रियल वर्ल्ड में कहां इस्तेमाल होता है। और b क्या है, अपर लिमिट। ठीक है। अब हमें पता होगा कि हमें कहां से शुरू करना है। देखो लोअर यानी 1 है, इसका मतलब है हमें अपनी चीज को 1 से शुरू करना है, और कहां पे रुकना है, 3 पे जाके रुकना है। ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है, डिफाइन इंटीग्रेशन इज यूज टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एन इंटीग्रल। हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास इक्वेशन नहीं आएगी, एक्सप्रेशन नहीं आएगी। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, आपके पास कोई नंबर आएगा, फॉर एग्जाम्पल 5, 6, 7, 8, कुछ भी आ सकता है। इसको दिमाग में रखना आपने, सही है। चलो आप इसको करते हैं। अब देखो जरा बात सुनो, इसे हम बोलेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब देखो ये क्या है, इस पे इंटीग्रेशन लगाते हैं। सबसे पहले लिमिट को नहीं देखो, इंटीग्रेशन को देखो। तो हमने क्या करना होगा कि 1 और 3 2x और प्लस dx जरूर लगा लेना। इंटीग्रेशन 1 और 3 1 dx, सही। अब देखो इधर इंटीग्रेशन लगाओ, 2 बाहर आ गया, 1 और 3, ये भी उसी तरह से इंटीग्रेट होगा जैसे पहले किया था। अच्छा, जब भी याद रखना डेफिनेट होगा ना, तो c नहीं आएगा, c नहीं आएगा, सही। तो x और dx प्लस 1 बाहर आ गया और dx हो गया। देखो तो ये क्या हो गया, x का स्क्वायर, और देखो पावर 1 थी ना, तो 1 में 1 को ऐड करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा और नीचे भी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो लिमिट है ना, ये लगा दो 1 और 3, 1 और 3। अब इसका क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। x से dx कैंसिल हो गया, मतलब इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो गया, तो ये x आ गया 1 और 3। अब देखो ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। अब इसको समझना जरा, सही है। अब पहले अपर लिमिट पुट करो, फिर उसको माइनस करो लोअर लिमिट से, यानी x की जगह पुट करो 3, ठीक है, उसको फिर माइनस कर दो 1 से। देखो पहले x की जगह पुट किया 3, फिर x की जगह पुट किया 1 और माइनस कर दिया दोनों को आपस में। सेम काम यहां भी होगा। ये कितना हो गया, आई थिंक 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 -1 और प्लस 3 और -1, तो ये हो गया 8, ये हो गया 2, तो जवाब आ रहा है आपके पास 10। तो यानी जब आपने इस चीज़ को सॉल्व किया, इस चीज़ को सॉल्व किया 1 3 2x प्लस 1 और dx तो इक्वल टू 10 आया, सही। देखो अब इसमें क्या कहा था कि आपको वैल्यू मिलेगी, एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब आपको पता चलेगा कि कोई चीज़ का मैग्नीट्यूड कितना है, सही है। तो ये था डिफाइंड इंटीग्रल। इसमें ना एक आता है एरिया इंटीग्रल। मैं एरिया इंटीग्रल आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा, वो आप खुद भी अब पढ़ सकते हो, इतना आप कैपेबल हो गए हो। तो यहीं तक रखते हैं। यहाँ पर हमारा मोस्ट ऑफ द जो इंटीग्रेशन के टॉपिक्स हैं वो मैंने कवर किए। वैसे मेरा दिमाग ये भी था कि मैं कुछ आप लोगों को ना और वो भी करा दूं, क्या कहते हैं, और आप लोगों को सवालात करा दूं। तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, वरना ये वीडियो 1-2 दिन और ले लेगी। मैं चाह रहा हूँ इस वीडियो को भी अपलोड कर दूँ, ठीक है, वरना बच्चे वेट कर रहे हैं काफ़ी देर से। तो अभी तो मैं यहीं तक रोक रहा हूँ। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी मैं पार्ट एक और कराऊंगा, जिसमें ना एक टॉपिक और कराऊंगा, इंटीग्रेशन, एरिया इंटीग्रेशन या वॉल्यूम इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन, ठीक है। 3 इंटीग्रेशंस और होती हैं। अब ये सेम ही काम है, लेकिन बस एक वॉल्यूम पे लगता है, एक एरिया पे लगता है और एक उसके ऊपर लेंथ पे लग रही होती है। तो अभी तक यहीं तक रोकता हूँ वीडियो को, वरना ये वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगी और लंबी चली जाएगी, सही है। तो वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो शायद मैं इसमें और भी ऐड कर दूँ, लेकिन अभी वीडियो में यहीं रोक रहा हूँ, ठीक है।
तो उम्मीद है मेरी बात समझ में आई होगी। अगर ना समझ में आओ तो पूछ लेना, मैं गाइड कर दूंगा। और आखिर में ये कहूँगा कि ग्रुप में ज़रूर ऐड होना। याद रखना ये जो भी सिस्टम चलता है इन ग्रुप की वजह से चलता है, तो आप इसमें ज़रूर ऐड हो जाना, आपको और भी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर।